हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई वंस अगेन वेलकम यू ऑल ऑन अड्डा 24/7। सो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का वंस अगेन अड्डा 24/7 पर वेलकम है इस पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट एंड स्पेशल सेशन में। आज के सेशन में फ्रेंड्स हम लोग बात करने वाले हैं इकोनॉमी सर्वे रिपोर्ट की, जो कि आज ही जो है पार्लियामेंट के अंदर मैडम निर्मला सीतारमण जी ने इसको टेबल किया, और साथ ही साथ चीफ इकोनॉमी एडवाइजर की अगर मैं बात करूं तो मिस्टर अनंत नागेश्वर जी ने इसको जो है इसकी बात जो है आफ्टर द बजट सेशन जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो है इसके बारे में ब्रीफिंग भी दी। तो पूरी बातें हम लोग जो है डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट के बारे में। ये पर्टिकुलर डिटेल में मैं आपको हाइलाइट्स बताऊंगा कि इकोनॉमिक सर्वे के अंदर क्या क्या मेजर चीजें हमें देखने को मिली और इस बार के इकोनॉमिक सर्वे की क्या हाईलाइट रही। इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है आखिरकार, हम थोड़ा सा उस पर भी बात करेंगे। इकोनॉमिक सर्वे क्यों इंपॉर्टेंट होता है, इन सभी चीजों पर हम लोग डिस्कशन करने वाले। इसके साथ ही साथ मैं आपके लिए जो है इस पर्टिकुलर टॉपिक पर जो है एमसीक्यूज भी ले आऊंगा। सो टॉप 51 एमसीक्यूज जो कि इकोनॉमी सर्वे रिपोर्ट से बन सकते हैं, वो भी मैं आपको एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करूंगा, तो वो भी आपके लिए मैं कवर अप करूंगा। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर दिए और स्टार्ट करते हैं सेशन। इस बार का इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट जो कि 2023-24 का आपको देखने को मिलेगा। व्हाई वी कॉल इट 2023-24 2023-24 आखिरकार क्यों कहते हैं, उसके बारे में अभी हमें इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर पता चलने वाला है। तो फटाफट एक बार कनेक्ट हो जाइए एंड चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। इससे पहले अगर आपने अड्डा 24/7 एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड कर रखा तो एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लिए, क्योंकि फ्रेंड्स इस एप्लीकेशन में बहुत सारी ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेंगी जो आपके एग्जामिनेशन को काफी आपको बूस्टअप प्रोवाइड करेंगे आपके एग्जामिनेशन के लिए। जैसे डेली करंट अफेयर्स है, पीडीएफ्स हैं, नोट्स हैं, डेली क्विजेस वगैरह है, मॉक टेस्ट वगैरह, ये सारी चीजें आप इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा एक सेशन होता है डेली रात को 8 बजे, जिसमें हम लोग बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक टाइम्स, फाइनेंशियल एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के साथ चीजें कवर अप करते हैं, है ना। तो इस पर्टिकुलर सेशन में भी आप मेरे साथ डेली जोड़ सकते हैं थ्रू द बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक टाइम्स एंड फाइनेंशियल एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के थ्रू। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीजें होती है इकोनॉमिक फाइनेंस में, जो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती है, उनको मैं बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में कवर अप करता हूँ। आप खुद ही सेशन अटेंड करिएगा, यू विल फील द डिफरेंस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट होता क्या है ना। देखिए फ्रेंड्स, इसको हम आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट हिंदी में कहते हैं। बहुत ही इजी लैंग्वेज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, आर्थिक जो सर्वेक्षण की रिपोर्ट होती है, इकोनॉमिक्स जो है सर्वे, इसको हम कहते हैं आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट। ये बेसिकली जो है बजट से एक दिन पहले रिप्रेजेंट की जाती है। जनरली ऐसा ट्रेंड है, कन्वेंशन है, परंपरा है ऐसी, जनरली हम लोग देखते हैं कि जिस दिन बजट आना होता है उससे एक दिन पहले आपको इकोनॉमी सर्वे की रिपोर्ट जो है वो देखने को मिलती है। जैसे कल जो है 23 जुलाई है, 23 जुलाई को नई गवर्नमेंट जो है अभी 18th लोकसभा की जो गवर्नमेंट चुनकर आई है सरकार, उसका पहला बजट हमें फुल फ्लेश बजट देखने को मिलेगा। हालांकि अमूमन हमें फरवरी में जो है बजट देखने को मिलता है, फरवरी के फर्स्ट वर्किंग वीक में, बट ये ईयर इलेक्शन ईयर है और इस साल लोकसभा के चुनाव हुए हैं और इसीलिए ईयर के स्टार्टिंग में हमें एंट्रिम बजट देखने को मिला, अंतरिम बजट, और जो फुल बजट है सरकार का अब ये यहाँ पर हमें कल देखने को मिलेगा। तो कल देखते हैं बजट के अंदर क्या है। बजट के लिए भी मैं आपके लिए एक स्पेशल सेशन कंडक्ट करूंगा जिसमें बजट की भी सारी चीजें डिटेल्स में बात करेंगे। चलिए बात करते हैं इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट के अंदर बेसिकली होता क्या है। देखिए फ्रेंड्स, इकोनॉमी सर्वे रिपोर्ट के अंदर जो है सरकार जो है हमारे देश की अर्थव्यवस्था, हमारे देश की इकोनॉमी लास्ट ईयर उसने कैसा परफॉर्म किया लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, उसके बारे में एक तरीके से उसका रिपोर्ट कार्ड होता है कि लास्ट ईयर हमारी इकोनॉमी ने कैसे परफॉर्म किया। डिफरेंट सेक्टर्स की अगर बात करें, चाहे वो आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, चाहे सर्विस सेक्टर हो, चाहे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो या इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, डिफरेंट जो सेक्टर्स हैं उन्होंने कैसा परफॉर्म किया, देश की इकोनॉमी किस तरीके से ग्रो की, जीडीपी कितनी रही, जीएनपी कितनी रही, पर कैपिटा इनकम कितनी रही, इन्फ्लेशन पर क्या हमने किया। तो एक इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव पर डिफरेंट जो है इकोनॉमी के जो अलग अलग पहलुओं को अगर हम देखें तो इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट के अंदर टच किया जाता है। तो असल में इकोनॉमी सर्वे रिपोर्ट हमारी इकोनॉमी का एक तरीके से रिपोर्ट कार्ड होता है, जो ये बताता है कि लास्ट ईयर पूरे फाइनेंशियल ईयर में हमारी इकोनॉमी ने, हमारी अर्थव्यवस्था ने जो है कैसा परफॉर्म किया, उसके बारे में पूरा का पूरा ब्यौरा, पूरे की बारे जो है डिटेल्स हमें देखने को मिलती है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट जो है वो ये भी रिप्रेजेंट करता है, वो ये भी सजेस्ट करता है गवर्नमेंट को कि अपकमिंग टाइम ड्यूरेशन में सरकार को कैसे कैसे स्टेप्स लेने चाहिए, क्या क्या कदम उठाने चाहिए, जिससे और हम स्ट्रांग इकोनॉमी जो है वो बना सकते हैं और बेहतरीन और मजबूत अर्थव्यवस्था बना सकते हैं। उसके लिए यहाँ पर सजेशंस भी दिए जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स याद रखिएगा, इकोनॉमी सर्वे रिपोर्ट के अंदर जो सजेशंस दिए जाते हैं उसको मानने के लिए गवर्नमेंट बाउंड नहीं है, सरकार बाध्य नहीं होती है। इनके सजेशंस, इनके रिकमेंडेशंस, इट्स अप टू द गवर्नमेंट, ये सरकार के ऊपर होता है कि सरकार इनके रिकमेंडेशंस को, इनके सजेशंस को मानती है या नहीं मानती है। ठीक है, सो दैट्स टोटली अप टू द गवर्नमेंट।
तो यहाँ पर चलिए हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है समझते चलेंगे और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग हाईलाइट भी करते चलेंगे, ठीक है। तो ये जो इकोनॉमी सर्वे रिपोर्ट है ये जनरली जो है बजट से एक दिन पहले आपको पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करते हुए आपको देखने को मिलेगा। बजट से जनरली एक दिन पहले आता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आपको देखने को मिलेगा डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, इकोनॉमिक डिवीजन के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में वित्त मंत्रालय के अंदर इकोनॉमिक डिवीजन जो है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की अगर मैं बात करूं इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। और इनकी प्रिपरेशन में ये प्रिपेयर किया जाता है इस डिपार्टमेंट के द्वारा अंडर द सुपरविजन ऑफ चीफ इकोनॉमी एडवाइजर। तो देश के जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, चीफ इकोनॉमी एडवाइजर हैं, उनकी देखरेख में आर्थिक सर्वे है ना या आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट जो है पूरी तरीके से तैयार की जाती है। और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर इकोनॉमिक डिवीजन आपको देखने को मिल जाएगा, वहां उनके थ्रू जो है ये पर्टिकुलर जो है रिपोर्ट जो है ये तैयार की जाती है, ठीक है। तो ये रिपोर्ट हमें देखने को मिलती है। आगे हम बात करें इस बार का जो इकोनॉमी सर्वे रिपोर्ट है वो हमारे जो है चीफ इकोनॉमी एडवाइजर मिस्टर वी अनंत नागेश्वरन या फिर अनंत नागेश्वरन जी की अगर बात करूं तो अनंत नागेश्वरन साहब ने जो है इस बार के इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट इनकी देखरेख में पूरी तरीके से तैयार हुआ है, ठीक है। तो इस बार का इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट जो है इनकी देखरेख में तैयार किया गया। और इकोनॉमी सर्वे रिपोर्ट में जैसे मैंने आपको बताया प्रीवियस 12 मंथ्स में पिछले 12 महीने में अर्थव्यवस्था में कैसा क्या रहा उसके बारे में पूरे हालात जो है बताए जाते हैं। जैसे जीडीपी का डेटा हो गया, इन्फ्लेशन का डेटा हो गया, एम्प्लॉयमेंट का डेटा हो गया, ट्रेड्स वगैरह के प्रोस्पेक्टिव पर हमारा कैसा रहा, कंडीशन कैसी रही इकोनॉमी की, उन सभी की डिटेलिंग जो है हमें इकोनॉमी सर्वे रिपोर्ट के अंदर देखने को मिलती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि कौन जो है इकोनॉमी सर्वे की रिपोर्ट जो है रिप्रेजेंट करता है तो ध्यान रखिएगा प्रिपेयर कौन करता है, तो वी अनंत नागेश्वरन या फिर जो चीफ इकोनॉमी एडवाइजर होते हैं, चीफ इकोनॉमी के एडवाइजर की पोस्ट पर जो भी बंदा होगा उनके थ्रू जो है ये यहाँ पर रिपोर्ट जो है ये बनाई जाएगी। एक बार थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। पहला जो इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट हमारे फ्रेंड्स देश में आया था वो 1950-51 में आया था। 1950-51 के समय हमारे देश में पहली बार इकोनॉमिक सर्वे आया था। 1964 तक 1964 तक ये बजट के साथ ही रिप्रेजेंट किया जाता था, है ना। अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स 1964 तक इकोनॉमी सर्वे रिपोर्ट बजट के साथ ही आती थी, लेकिन इसको अलग कर दिया गया 1964 से। और 1964 के बाद से अभी तक अगर हम बात करें तो इसको अलग कर दिया गया है और ये बजट के साथ नहीं आता। और जनरली ऐसी परंपरा है कि बजट से एक दिन पहले इसको पेश किया जाता है। तो अगर आपसे कभी कोई पूछे कि भाई इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट कब आता है या कब रिप्रेजेंट किया जाता है तो 1964 तक तो इकोनॉमिक सर्वे जो है वो बजट के साथ ही आता था, लेकिन उसके बाद से इसको अलग कर दिया गया। और जिस दिन बजट आना होता है जनरली ऐसा ट्रेंड है, ऐसा परंपरा है, कन्वेंशन ऐसा कि एक दिन पहले जो है उससे आपको इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट जो है वो रिप्रेजेंट की जाती है। तो जैसे मैंने बताया कि इकोनॉमी सर्वे रिपोर्ट के अंदर आपको जो है ये रिप्रेजेंट करता है ओवरऑल इकोनॉमिक व्यू, एक्सपेक्टेशंस जो है ना प्रिपेयर किया जाता है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर्स के थ्रू। बजट के दिन जो है बजट से एक दिन पहले जो है नॉर्मली जो है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी की अगर बात करूं जो अभी प्रेजेंट है उन्होंने पार्लियामेंट में इसको टेबल भी किया, है ना। बजट देखिए बजट में केवल और आपको बजट में क्या पता चलता हमें कि सरकार के पास कितना पैसा आया और सरकार उस पैसे को कहां कहां खर्च करेगी। तो ऑल द इनकमिंग एंड ऑल द आउटगोइंग, है ना, ऑल द रिसीट्स एंड ऑल द एक्सपेंडिचर्स के बारे में सरकार बजट में बताती है कि भाई सरकार के पास कितना पैसा आया और सरकार उस पैसे को कहां कहां खर्च करेगी, वो सब कुछ बजट के अंदर आपको बताया जाता है। बट एक्चुअल में अगर डॉक्यूमेंट्स के प्रोस्पेक्टिव से देखेंगे तो इंपॉर्टेंस, बजट भी इंपॉर्टेंट है, वो मैं नहीं कह रहा हूं कि बजट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट इकोनॉमिक सर्वे का अपने आप में एक अलग महत्व है, एक अलग इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये आपको पूरी जो है इकोनॉमी की पिक्चर दिखाता है कि ओवरऑल पिछले पूरे फाइनेंशियल ईयर में हमारी देश की अर्थव्यवस्था ने कैसा किया और आगे आने वाले टाइम में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या सजेशंस है, रिकमेंडेशंस है, वो सब कुछ आपको इकोनॉमी सर्वे रिपोर्ट के थ्रू हमें देखने को मिलेगी। इकोनॉमिक सर्वे जो है सरकार को सजेशंस प्रोवाइड करता है, बट जैसा मैंने आपको बताया कि सजेशंस देने के लिए, सजेशंस को मानने के लिए पूरी तरीके से गवर्नमेंट जो है बाउंड आपको नहीं देखने को मिलेगी। तो सरकार बाध्य नहीं होती है कि यहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट का जो है डेटा वो माने, है ना। बट हाँ जनरली ऐसा देखा जाता है इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट के अंदर जो सजेशंस होते हैं वो गवर्नमेंट जनरली मानती है, क्योंकि गवर्नमेंट के डेटा, गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की अगर मैं बात करूं यार, ये वित्त मंत्रालय के द्वारा ही तैयार किया गया, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर आपको डेटा देखने को मिलेगा। तो अभी फिलहाल हमने जो है जो इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट इस बार आया है, ये अगर हम बात करें कि ये किस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन से आपको देखने को मिलेगा, ये जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट आया है इसको हम लोग कहेंगे FY फाइनेंशियल ईयर। हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे का रिपोर्ट आया है वो आया है FY 2024 के लिए। मतलब हमें जो इकोनॉमी सर्वे का जो डेटा इस बार देखने को मिल रहा है 2023 से 2024। इसका मतलब क्या हुआ, इसको और मैं प्रिसाइसली लिख दूं तो 1 अप्रैल 1 अप्रैल 2023 से
31 मार्च 2024 जनरली आपको ये टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलेगा। तो ये हमारा टाइम ड्यूरेशन है। जब आपको कल बजट आता हुआ देखने को मिलेगा तो फ्रेंड्स बजट में आगे का प्रोस्पेक्टिव आपको देखने को मिलता कि सरकार आगे पैसे कमाएगी, आगे पैसे कैसे खर्च करेगी। तो बजट में आपको देखने को मिलेगा 2024-25। कल आप बजट का देखिएगा फाइनेंशियल ईयर, तो ऊपर लिखा रहेगा बजट फॉर 2024-25, मतलब 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च 2025 तक के लिए बजट आएगा। तो बजट में ये ईयर लिखा देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप इकोनॉमी सर्वे की रिपोर्ट देखेंगे तो इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट में आपको हर जगह 2023-24 लिखा हुआ देखने को मिलेगा। तो इससे बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि ये 2023-24 क्यों लिखा हुआ सर, आगे का फाइनेंशियल ईयर होना चाहिए। नहीं, इकोनॉमी सर्वे रिपोर्ट बेसिकली लास्ट ईयर की इकोनॉमी का रिपोर्ट कार्ड हमें रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज इस बार का इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट। और मैं ग्राफिक्स का ही वेट कर रहा था, है ना, ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो को क्रेडिट है। तो पीआईबी न्यूज की तरफ से जो है ग्राफिक्स रिप्रेजेंटेशन जो है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अपलोड होने में टाइम लगा। और अभी फिलहाल इंग्लिश वर्जन तो सारे अपलोड हो गए हैं, हिंदी वर्जन में अभी भी थोड़ा सा टाइम लग रहा है, अभी भी अपलोड नहीं हुआ था। बट इंग्लिश वर्जन के साथ ही मैं आपके साथ गो थ्रू करता हूँ। हिंदी वर्जन में इसका ऐड करके आपको जो है मैं प्रोवाइड करूंगा। कुछ का हिंदी वर्जन आ गया था, वो भी मैंने ऐड कर दिया है। तो ग्राफिक्स के फॉर्म में चीजें आपके लिए आसान रहेंगी। ठीक है, इसीलिए मैं वेट कर रहा था। आपने देखा होगा पहले सेशन ये करीब 3-4 बजे का शेड्यूल था, फिर उसके बाद मैंने इसको 5 बजे का शेड्यूल कर दिया, है ना। फिर तब भी ग्राफिक्स नहीं आया था, 5:30 गया है, इसी वजह से वो थोड़ा सा आपको डिले आपको देखने को मिलेगा सेशन, है ना। अदरवाइज कोई नहीं, हम इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट्स है वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो इस बार का फ्रेंड्स अगर इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट अगर हम देखें तो टोटल 13 चैप्टर्स, अलग अलग चैप्टर्स जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। टोटल 13 चैप्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। जो उसमें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपके लिए समरी के फॉर्म में आगे कवर अप करूंगा। अभी हम फिलहाल क्या करेंगे, जो इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट में जो मेजर हमारी हाईलाइट्स हैं, उन मेजर हाईलाइट्स को हम लोग जो है क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो उनको हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। यहां पर अगर बात करें इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट में अगर आप देखें तो ये देखिए यहां पर 2023-24 जैसे मैंने अभी आपको बताया वो लिखा हुआ आपको देखने को मिलेगा। कभी भी कोई भी रिपोर्ट आती, जब बजट आता है या फिर आपको इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट देखने को मिलती है, तो सबसे पहले हम लोगों की नजर जाती है, हमारी जो फोकस जो हमारा फोकस होता है वो होता है यार ये बताओ जीडीपी की ग्रोथ रेट हमें क्या देखने को मिल रही है। आखिरकार इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट ने इकोनॉमिक सर्वे में भारत की, हमारे देश की जीडीपी फोरकास्ट कितनी प्रोजेक्ट की गई है। तो हमें पता है कि अभी जो हमारे जो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 कंप्लीट हुआ तो उसमें तो हम लोग 8.2% जीडीपी ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़े, ये तो पास्ट हो गया, ये तो हमें पता है। लेकिन जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट डेटा जो निकल के आ रहा है वो क्या है, वो ये है कि हमारे जो देश की जीडीपी की फोरकास्ट है वो 6.5 से 7% आपको देखने को मिलेगी। अब यहां पर थोड़ा सा एक कॉन्ट्रडिक्शन है, जो कि मैंने प्रेजेंटेशन जब देखा था तो उसमें अनंत नागेश्वर साहब ने ये बात बताई कि हमारे देश पे जब इस साल के जब शुरुआत में जीडीपी का फोरकास्ट आया था, ठीक है, तो आरबीआई को भी अगर आप देखेंगे तो आरबीआई ने भी 7.2% जीडीपी ग्रोथ रेट का प्रोजेक्शन रखा था, और डिफरेंट एजेंसीज भी देखे तो 7% से ज्यादा जीडीपी ग्रोथ रेट प्रोजेक्शन हमें देखने को मिल रहा था। चाहते तो अनंत नागेश्वर साहब, मतलब जो चीफ इकोनॉमी एडवाइजर, वो सीधे कह देते यार 7% का प्रोजेक्शन है, ये 6.5 से 7% वाला क्यों रखा गया। देखिए ध्यान से, अभी कुछ समय पहले जब मानसून सीजन स्टार्ट नहीं हुआ था तो उससे पहले जो आईएमडी है ना, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो हमारा मौसम विभाग है, उसका कहना था कि हमारे देश में जो मानसून है वो अबव नॉर्मल रहेगा, मतलब ऑलमोस्ट 106% के अराउंड से हमारा रेनफॉल होगा, जो कि अबव नॉर्मल मानसून लेवल था। लेकिन अभी तक एज पर इन्होंने बताया, एज पर लेटेस्ट 20 जुलाई, जो मानसून नॉर्मल तो एबव नॉर्मल तो बहुत ज्यादा नहीं देखने को मिला। कुछ रीजन्स में मानसून अच्छा रहा, बट कुछ रीजन्स में अभी मानसून जिस लेवल की हमें एक्सपेक्टेशन थी वो हमें नहीं देखने को मिली। और ऐसे में अगर आने वाले समय में मानसून नहीं बहुत अच्छा होता है, नहीं सुधरता है मानसून का सिनेरियो, तो ऐसे में जो है फूड प्रोडक्शन में हमें दिक्कतें आ सकती हैं, और बिकॉज ऑफ फूड प्रोडक्शन में दिक्कतें आ सकती हैं तो रूरल डिमांड कम होगी, ग्रामीण क्षेत्रों में डिमांड कम होगी, और ग्रामीण क्षेत्रों में अगर डिमांड कम होगी तो जीडीपी में थोड़ी बहुत हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। ऐसा यहाँ पर चीफ इकोनॉमी एडवाइजर साहब ने बताया, और इसीलिए बहुत ही कंजर्वेटिव अप्रोच और बहुत ही जो है उल्टे सीधे नंबर्स कोट करने से बेटर उन्होंने एक कंजर्वेटिव अप्रोच रखी, और वो कह रहे थे कि चाहता हूं मैं कि मैं गलत साबित हूं, और जैसा पहले हम लोग गलत साबित हुए थे, पहले हम लोग 7.6% की कहां जीडीपी फोरकास्ट प्रेडिक्ट कर रहे थे, लेकिन हमारे देश ने आउट परफॉर्म करके दिखाया, सभी को 8.2% से हम ग्रो किए, है ना। तो वैसे इन्होंने कहा कि हाँ 6.5 से 7% हम ग्रो करेंगे, बट अगर हम ज्यादा अच्छा कर ले जाते हैं सो दैट्स टू गुड। तो याद रखिएगा एग्जामिनेशन के लिए क्वेश्चन कि
as per the economic survey report, what is the projected GDP forecast for this particular financial year? 2024-25 के लिए GDP forecast कितनी प्रोजेक्ट की गई है? 6.5 से 7% के बीच में। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट का भी डेटा पढ़ाया था और उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारी जो GDP की ग्रोथ रेट है उसको IMF ने भी जो है बढ़ा दिया है और 6.8% से बढ़ा के 7% कर दिया। तो IMF ने अभी इसी 15 जुलाई को जो डेटा आया था, मैंने आपके साथ कवर भी किया था, तो IMF ने GDP फोरकास्ट बढ़ाई है। लेकिन यहां पर बात करें तो यहां पर 6.5 से 7% की GDP फोरकास्ट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आई होप दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश हिंदी दोनों में सेम डेटा है। ठीक है, तो नंबर्स में तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये पॉइंट हमें क्लियर है पहला। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन। अगला डेटा है हमारे पास इंडस्ट्रियल ग्रोथ का। ठीक है, इंडस्ट्री सेगमेंट्स की अगर बात करें तो यहां पर इंडस्ट्री सेगमेंट में हमें ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिल रही है। 2022-23 में जो हमारी इंडस्ट्री की जो ग्रोथ रही थी वो 2.1% की ग्रोथ रेट हमें देखने को मिली थी। लेकिन 2023-24 में जो कि प्राइवेट कंजम्पशन काफी अच्छा बढ़ा है और इंडस्ट्रियल डिमांड भी ठीक ठाक रही, तो ऐसे में हमारी जो GDP की फोरकास्ट इंडस्ट्री सेगमेंट में देखने को मिली वो अच्छी देखने को मिली और 9.5% हमें ग्रोथ हमें देखने को मिली किसमें, जो है पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल सेगमेंट में। तो औद्योगिक क्षेत्रों की अगर बात करें, इंडस्ट्रीज की बात करें, सो इंडस्ट्रीज में भी परफॉर्मेंस हमें ठीक ठाक देखने को मिलेगी। कंपेरेटिवली 2022-23 के कंपेरेटिवली वी आर एट द बेटर पोजीशन, हमें एक बेटर पोजीशन में हमें देखने को मिलेगी पोजीशन। ठीक है, तो यहां पर हमारी कंडीशंस काफी अच्छी रही। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन। सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र है ना, जैसे IT सर्विसेज है, बैंकिंग सर्विसेज है, इंश्योरेंस सर्विसेज है, हमारा सर्विस सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। थोड़ा सा डिप है हमारे ग्रॉस वैल्यू एडिशन में, या फिर अगर हम GVA की अगर बात करें तो ग्रॉस वैल्यू एडिशन में हमारा GDP में थोड़ा सा डिप है, बट स्टिल हम ठीक ठाक पोजीशन में यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे और 7.6% का फोरकास्ट हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर थोड़ा सा बैंक्स का जो क्रेडिट ग्रोथ है वो हमें बहुत ज्यादा अच्छा देखने को मिला, लेकिन बैंक्स में डिपॉजिट ग्रोथ रेट जो है वो डिप हुई है, वो थोड़ा सा एक चिंता का विषय कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलेगा। साथ ही साथ GDP फोरकास्ट 6.5 से 7% रखने की जो बात कही गई थी उसका एक बड़ा कारण ये भी था कि ग्लोबल लेवल पर जियोपॉलिटिकल टेंशंस, जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस काफी बदल रही हैं और जियोपॉलिटिकल हेडविंड्स जो है, चाहे वो अलग अलग कंट्रीज के, चाहे ट्रेड वॉर्स हो गए, चाहे वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह हो गए, तो वो सब भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम थोड़ी सी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, तो ये भी जो है यहाँ पर बात मेंशन की गई। तो सर्विस सेक्टर की ग्रोथ आपको 7.6% देखने को मिलेगी 2023-24 के लिए एस्टिमेटेड हमें देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं फूड ग्रेन का प्रोडक्शन। फूड ग्रेन के प्रोडक्शन के प्रोस्पेक्टिव से अगर आप देखेंगे तो 2023-24 में, यहाँ ध्यान रखिएगा सारे आंकड़े हमारे 2023-24 के आपको देखने को मिलेंगे। फूड ग्रेन का जो प्रोडक्शन है कितने मिलियन टन रहा, 328.9 मिलियन टन है ना, या फिर 32 मिलियन टन और 328.9 मिलियन टन हमारा फूड का प्रोडक्शन रहा, जो कि पिछले साल के फूड प्रोडक्शन के ऑलमोस्ट थोड़ा सा डिप है, बट ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट हमें देखने को मिलेगा। तो पिछले साल तो फूड ग्रेन का प्रोडक्शन अच्छा रहा, इस साल का फूड ग्रेन का प्रोडक्शन अच्छा तब माना जाएगा जब ओवरऑल हमारे पास मानसून जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहा था, जैसा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD की तरफ प्रोजेक्शन किया गया था, अगर अबव नॉर्मल मानसून हम कंटिन्यू करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक पॉजिटिव इंडिकेटर की तरह होगा और फूड ग्रेन प्रोडक्शन बढ़ेगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंटेशन में चीफ इकोनॉमिक्स एडवाइजर साहब ने ये भी बताया, मतलब मिस्टर अनंत नागेश्वर साहब ने ये भी कहा कि फूड प्रोडक्शन जो है बढ़ा है, साथ ही साथ हमें कुछ एस्पेक्ट पर फूड के प्राइसेस भी काफी बढ़ते हुए देखने को मिले। तो ऐसे में सरकार जो है आने वाले समय में फूड ग्रेन्स पर ज्यादा सब्सिडीज आपको प्रोवाइड करते हुए देखने को मिल सकती है। और ऐसे में फूड प्रोक्योरमेंट, स्पेशली अगर हम बात करें वेजिटेबल के प्राइसेस हैं, पल्सेस के प्राइसेस हैं, तो उन्होंने बताया भी कि जब प्राइसेस वगैरह बढ़े हैं अनियन, टोमेटो वगैरह के, तो गवर्नमेंट ने भी स्टॉक्स वगैरह सप्लाई करके उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश की, सो दैट प्राइस जो है बहुत ज्यादा शूट अप ना हो। कैपिटल एक्सपेंडिचर, और ये हमारे लिए सबसे पॉजिटिव एस्पेक्ट आपको देखने को मिलेगा कि हमारे देश में सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर को काफी ज्यादा बढ़ाया है। पूंजीगत खर्चे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, चाहे वो हाईवेज हो, चाहे वो पोर्ट्स हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स हो, है ना, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, कोई भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है उसमें कैपेक्स में सरकार ने पैसा खर्चा बढ़ाया है। और कैपेक्स जो है GDP का, ओवरऑल GDP का 3.2% हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको देखने को मिलेगा।
तो कैपिटल एक्सपेंडिचर एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी की अगर बात करें, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब पूंजीगत खर्चे, तो पूंजीगत तौर पर सरकार ने लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काफी पैसे खर्च किए हैं। और ये आप देखें तो लगातार गवर्नमेंट जो है कैपेक्स बढ़ाती जा रही है, और ये सबसे पॉजिटिव एस्पेक्ट हमें देखने को मिलेगा कि अगर हम विकसित भारत का सपना देख रहे हैं तो विकसित भारत बनाने के लिए हमें एक अच्छे क्वालिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा। और अच्छे क्वालिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर हाउ वी कैन प्रोवाइड बाय इंक्रीजिंग द कैपिटल एक्सपेंडिचर। और अगर आपको याद हो तो बजट से पहले मैंने आपके लिए सेशन भी किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि रेवेन्यू बजट क्या होता है, कैपिटल बजट क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का एडवांटेज क्या होता है। अगर हम फ्रेंड्स कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा अच्छा करते हैं, कैपेक्स बढ़ाते हैं, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ने से जो ओवरऑल डेवलपमेंट के प्रोस्पेक्टिव पर हमें ज्यादा एडवांटेज मिलेगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर केवल फ्री बीज में या बहुत ज्यादा वेलफेयर प्रोग्राम्स के लिए अगर हम खर्च कर दें तो वो ओवरऑल लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा। हाँ, जो लोग नीडी सेगमेंट्स हैं जहां जरूरत है वहां आप खर्च कर रहे हैं, दैट्स फाइन। बट अगर हम ओवर स्पेंडिंग्स करते हैं वेलफेयर प्रोग्राम्स के लिए या फिर फ्री बीज के लिए, सो वो कहीं ना कहीं वो सेटबैक देता है आगे आने वाले लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन में। छोटे समय में तो हम लोगों को खुश कर लेंगे, बट लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन में इट विल नॉट गुड फॉर द इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव। और ऐसे में हमारे पर फिस्कल बर्डन भी बढ़ेगा, राजकोषीय घाटा भी बढ़ने का वहां पर जो है खतरा रहेगा। तो ऐसे में सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाती है, सो इट्स अ गुड फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव। और कल देखिएगा कल जब बजट आएगा तो सरकार का दो चीजों पर मेन फोकस होगा कि सरकार अपना फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, राजकोषीय घाटे को कम करने का लक्ष्य रखा जाएगा। साथ ही साथ सरकार जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर और करते हुए आपको देखने को मिलेगी, और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है ज्यादा बेटर हमें देखने को मिलेगा। ठीक, चलिए, जैसा हम लोग बात कर रहे थे राजकोषीय घाटे की, तो फिस्कल डेफिसिट में भी सरकार ने काफी अच्छा किया और फिस्कल डेफिसिट आपको देखने को मिला 2023-24 का फिस्कल डेफिसिट आपको 5.6% आपको देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे में अगर हम इस पर्टिकुलर आने वाले टाइम में 5% और आगे जो हमारा 4.5% का फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है, अगर राजकोषीय घाटे को हम जो है नियंत्रित कर ले जाते हैं, सो ये हमारे लिए सबसे बड़ा अचीवेबल टारगेट होगा। और जैसा मैंने आप सभी लोगों को कई बार बताया भी है कि इस बार आरबीआई ने बम्पर बोनस दिया है सरकार को, डिविडेंड दिया है 2,10,874 करोड़ रुपए का। और इतना भारी भरकम डिविडेंड सरकार को काफी मदद करेगा, उसको फिस्कल हेडरूम प्रोवाइड करेगा, सरकार को फिस्कल रूम मिलेगा, जिससे सरकार वेलफेयर प्रोग्राम्स के लिए भी पैसे खर्च कर पाएगी और सरकार का घाटा भी नहीं बढ़ेगा। क्योंकि आरबीआई की तरफ से जो डिविडेंड आया है सरकार के लिए, वो एक सबसे पॉजिटिव इस बार के बजट में आपको काम करता हुआ देखने को मिलेगा। और इसी वजह से फिस्कल डेफिसिट आने वाले समय में कल जब हम बजट देखेंगे तो उसमें भी आपको घटोतरी देखने को मिलेगी। फिलहाल 2023-24 का जो इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट में आया वो कितना आपको देखने को मिला, 5.6% का। तो 5.6% का फिस्कल डेफिसिट, एंड दैट ये कोविड का टाइम था, बहुत ज्यादा था, उससे हम कंटिन्यूअसली रिड्यूस करते जा रहे हैं, एंड वी आर अचीविंग दैट टारगेट। दैट्स टू गुड फ्रॉम द गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव। एक चीज ध्यान रखिएगा, बाहर का कोई भी इन्वेस्टर्स अगर आपके यहाँ इन्वेस्टर पैसा डालना चाहता है तो वो ये जरूर देखेगा कि आपकी गवर्नमेंट इकोनॉमी स्टेबल है कि नहीं। तो अगर गवर्नमेंट अपने फिस्कल डेफिसिट टारगेट को सही तरीके से लेकर चल रही है, इन दैट केस हम कह सकते हैं कि सरकार चूंकि फिस्कल डेफिसिट को अच्छे तरीके से मैनेज कर रही है, तो इसका मतलब ओवरऑल इकोनॉमी में स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर पाएगी सरकार। बट अगर फिस्कल टारगेट ना हो, उल्टे सीधे सरकार पैसे खर्च करे, फिस्कल डेफिसिट पर कोई कंट्रोल ना हो, सो दैट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर द गवर्नमेंट। ओवरऑल इकोनॉमी के लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, और इसीलिए फिस्कल डिसिप्लिन जो है वो बहुत मैटर करता है ओवरऑल जो है इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव से। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं विदेशी मुद्रा। झोला भरता जा रहा है हमारा, फॉरेक्स रिजर्व में काफी अच्छा कर रहे हैं। अभी हमने रिसेंटली करंट अफेयर्स में पढ़ा था, फॉरेक्स रिजर्व हमारा फिर से न्यूज़पेपर हमने पढ़ा था टॉप में है, ऑलमोस्ट 566 बिलियन, सॉरी 666 पॉइंट समथिंग बिलियन यूएस डॉलर तक हम पहुंच गए। अभी पिछले वीक में हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा है। चलिए, यहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट में बताया गया कि हम रिकॉर्ड पर रहे, और यहाँ पर 646.4% हमारा फॉरेक्स रिजर्व रहा। तो ये आंकड़ा याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, आपको लेटेस्ट वाला तो फ्रेंड्स याद ही रहेगा कि 666 पॉइंट समथिंग बिलियन यूएस डॉलर हमारा लेटेस्ट फॉरेक्स रिजर्व का रिकॉर्ड है। लेकिन आपसे जब वो एग्जामिनर पूछेगा ना, तो वो पूछेगा ऐसे कि एज पर द इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट 2023-2024 व्हाट इज द फॉरेक्स रिजर्व फॉर अस। और इसीलिए मैं कह रहा था, मैंने आपको कुछ समय पहले आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट भी पढ़ाई थी, और आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट में यही सेम डेटा था। ये डेटा लाए कहां से हैं? डेटा आरबीआई के पास से लाए हैं। और इसीलिए मैंने आपको पढ़ाया था कि जब आप आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट पढ़ लेंगे, और चूंकि आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट में क्या होगा, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक इकोनॉमी में जो इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हुई थी बैंकिंग, फाइनेंशियल, अदर सेक्टर्स में, वो आरबीआई ने अपनी एनुअल रिपोर्ट में दिया।
और जब आपका इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट आ रहा तो ऑलमोस्ट वैसा ही कुछ मिलता जुलता डेटा, वैसा ही सेम डेटा आपको यहाँ पर भी मिलेगा। तो अगर आप एक पर्टिकुलर डेटा पढ़ लेते तो दूसरे डेटा में आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? फटाफट बताइए। चैनल पर नए सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी करिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। देखिए इतने पॉइंट सभी को क्लियर है, फिर आगे बढ़ते हैं। थैंक्स अक्षय फॉर द कॉम्प्लीमेंट। ओके, आई विल ट्राई टू गिव माय बेस्ट। चलिए, तो फॉरेक्स रिजर्व पर हमने देखा कि फॉरेक्स रिजर्व पर हमारा क्या रहा। चलिए आगे बात करते हैं। हमारे लिए फॉरेक्स रेमिटेंसेस है ना, हमारे पास जो फॉरेक्स रिजर्व इतना सारा आ रहा है, तो ऐसे में हम रेमिटेंसेस के मामले में हम बहुत सारा पैसा बाहर से रिसीव कर रहे हैं। और फॉरेक्स रेमिटेंस के मामले में वी आर टॉप विद इन द वर्ल्ड, है ना। विदेशी मुद्रा भंडारण के रिसिपेंट के मामले में हम सबसे टॉप रेसिपेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। तो टॉप रेसिपेंट्स की अगर बात करें दुनिया में सबसे ज्यादा जो ट्रांसफर ऑफ पेमेंट से जो पैसा रिसीव करते हैं, तो हम लोगों ने रिसीव किया 120 बिलियन यूएस डॉलर। और इस तरीके से हम नंबर 1 पर है। और दूसरे बाकी देश तो हमारे आसपास भी नहीं है। दूसरे नंबर पर आपको मैक्सिको देखने को मिलेगा, तीसरे पर चाइना, चौथे पर फिलीपींस, पांचवें पर पाकिस्तान। तो टॉप रेमिटेंसेस मतलब हमारे इंडियंस बाहर जाके झोला भर भर के पैसा हमारे यहाँ पर भेज रहे हैं। एंड फॉरेक्स रेमिटेंस के मामले में वी आर बेस्ट विद इन द वर्ल्ड। हम दुनिया के टॉप कंट्रीज में आपको देखने को मिलेंगे। सो 120 बिलियन यूएस डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व, दैट्स अ क्वाइट गुड अचीवमेंट फॉर अस। और इससे पहले हम लोग 111 बिलियन यूएस डॉलर के थे। अब यहाँ पर आपको 120 बिलियन यूएस डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व देखने को मिलेगा ड्यूरिंग 2023, है ना। तो दैट्स अ गुड अचीवमेंट फॉर अस। 120 बिलियन यूएस डॉलर का ये भी डेटा मैंने आपको पढ़ाया था आरबीआई के एनुअल रिपोर्ट में, ठीक है। तो आरबीआई के एनुअल रिपोर्ट अगर नहीं देखा आपने तो जरूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बनवा दी है ना, प्लेलिस्ट बनी हुई है, क्वेश्चन जरूर आएगा यहाँ से, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये हमने कुछ मेजर हाइलाइट्स देखे। अब थोड़ा सा चलते हैं सर्वे के अंदर और कुछ मेजर जो है हमें हाइलाइट्स जो सर्वे के देखने को मिल रहे हैं उनको हम लोग यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। एक काम करता हूँ, थोड़ा सा ब्राइटनेस रिड्यूस कराता हूँ। आई होप इन दैट केस यू कैन सी इन अ बेटर वे। थोड़ा सा मैं ब्राइटनेस एक बार रिड्यूस करा देता हूँ, सो यू कैन सी इट इन द बेटर वे। लेट मी चेक अगर मेरे पार्ट से कुछ हो जाए। चलिए, तो यहां पर बात कर रहे हैं हम लोग इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट में। सबसे पहले यहां पर रोबस्ट पाथवे है हमारे पास, है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास एक अच्छी, देखिए हमारी इकोनॉमी बेसिकली हैज बाउंस बैक फ्रॉम द कोविड टाइम ड्यूरेशन। कोविड जैसे टफ सिचुएशन से हम लोग बाहर निकल के आए हैं, तो नो डाउट वी हैव परफॉर्म वेल। और अगर ओवरऑल हम जीडीपी की ग्रोथ रेट की बात करें, तो ओवरऑल अगर आप ग्रोथ रेट देखेंगे तो 8.2% की आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर जीडीपी ग्रोथ रेट। सो 8.2% के साथ हमने ग्रो किया। एंड वो ग्रो करने का एक सबसे मेजर एडवांटेज जो हमें देखने को मिलेगा, दैट मेजर एडवांटेज इज दैट कि ओवरऑल इकोनॉमी हमारी जो है बेटर परफॉर्म करी। ऑन एन एवरेज हम लोग 8% ग्रोथ रेट के साथ हम लोग आगे बढ़े थे, ठीक है। तो ये आपको पिछले 4 क्वार्टर्स में अगर हम देखें तो ऑन एन एवरेज हमारी जो ग्रोथ रेट रही दैट वाज 8% एंड दैट इज क्वाइट गुड फॉर अस, है ना। ये हमारे लिए काफी अच्छा हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल की अगर बात करें तो फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन अगर आप देखें तो 9% रहा इन द रियल टर्म्स 2024 में। रिटेल इन्फ्लेशन जो है डिक्लाइन हुई है 5.4% पर, है ना। तो रिटेल इन्फ्लेशन 2024 में 5.4% हमें गिरी हुई देखने को मिली। और अभी हमने रिसेंटली देखा था सीपीआई की जो इन्फ्लेशन रेट थी वो हमने पढ़ा था 5.08% जो है वो थी, है ना। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंक्रीज हमें देखने को मिला इन्फ्लेशन का, क्योंकि वेजिटेबल एंड फूड्स के प्राइसेस काफी ज्यादा बढ़े हुए थे। तो फूड ग्रेन्स हो गए, वेजिटेबल के प्राइसेस हो गए, सब्जियों के दाम वगैरह हो गए, वो सब बढ़े थे। तो वो एक बड़ा कारण था जिसकी वजह से आपको इन्फ्लेशन थोड़ी सी सीपीआई की बढ़ी हुई देखने को मिली, ठीक है। सो दैट इज वन द मेजर रीजन। इसके अलावा बात करें रियल जीडीपी ग्रोथ 20% हाईएस्ट रही विद इन द लेवल, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, इंडियन इकोनॉमी जैसे मैंने आपको हाईलाइट में भी बताया था 6.5 से 7% जीडीपी ग्रोथ रेट के साथ हम आगे बढ़ते हुए आपको देखने को मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन,
अगर आपको विजिबल ना हो तो बताइएगा, मैं जूम करके कवर कर दूंगा, ठीक है। तो दैट वी आर हैविंग, है ना। तो यहाँ पर जीडीपी ग्रोथ रेट हमें यहाँ पर इस तरीके से देखने को मिलेगी। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट वन, है ना। चलिए मैं बता रहा हूँ, देखिए शब्दों पर फोकस करिए, है ना। वर्ड्स तो आपको ये पीडीएफ एज इट इज मिल जाएगी, इसके बगल में हिंदी वाला भी आ जाएगा, ठीक है। तो अभी डेटा गवर्नमेंट को अपलोड कर देने दीजिए, जैसे अपलोड होगा हिंदी वाला भी आपका डेटा आ जाएगा, ठीक है, डोंट वरी। इसके अलावा अगर बात करें लो डोमेस्टिक, है ना, इन्फ्लेशन हमारी थोड़ी सी आपको लो देखने को मिली। तो इन्फ्लेशन हमारा बहुत ज्यादा बड़ा कंसर्न तो है, लेकिन वो फूड इन्फ्लेशन हमारे लिए सबसे बड़ा कंसर्न है। फूड इन्फ्लेशन हमारे लिए जो है एक बड़ा रीजन है। हाई ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी, एक्सटर्नल सेक्टर भी अच्छा कर रहे हैं। इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट रोबस्ट है, और हमारे यहाँ चूंकि प्राइवेट कंजम्पशन काफी अच्छा हमें देखने को मिल रहा है। प्राइवेट सेक्टर्स में केवल सरकार पर ऊपर निर्भरता नहीं है, प्राइवेट एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा और अच्छी खासी स्पेंडिंग्स हो रही है। तो उसकी वजह से ओवरऑल हमारी इकोनॉमी में बूस्टअप हमें देखने को मिला। तो इकोनॉमी हमारी अच्छी चल रही है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। स्टेबल मॉनेटरी मैनेजमेंट एंड फिस्कल इंटरमीडिएशन, इसका मतलब क्या है कि यहां पर कहा गया कि हमारे देश में जो मॉनेटरी मैनेजमेंट है, चाहे वो आरबीआई की तरफ से हो, चाहे वो भारत सरकार की तरफ से हो, तो हमारे यहाँ पर फिस्कल पॉलिसी दैट इज गवर्नमेंट की तरफ से, जिसको हम राजकोषीय नीति भी कहते हैं, और आरबीआई की तरफ से मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मौद्रिक नीति, दोनों को बेहतरीन तरीके से यूज किया गया है, दोनों को बेहतरीन तरीके से मैनेज किया गया है। आरबीआई ने अपने पार्ट पर और गवर्नमेंट ने अपने पार्ट पर काफी अच्छा काम किया है। ऐसे में हम इन्फ्लेशन को भी कंटेन करने में, कंट्रोल करने में सक्सेसफुल रहे काफी हद तक, और साथ ही साथ जो जीडीपी की ग्रोथ रेट है उसको भी हैम्पर नहीं होने दिया। नहीं तो कई बार होता क्या है, जब आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने जाते हैं तो लिक्विडिटी ऑफ मनी काफी कम कर देते हैं, और ऐसे में जीडीपी की ग्रोथ रेट पर असर आता है, ग्रोथ रेट हैम्पर होती है, उसको नुकसान पहुंचता है। तो वो चीज हमें नहीं देखने को मिला यहाँ पर। और साथ ही साथ बैंकिंग परफॉर्मेंस भी हमें अच्छा देखने को मिले, बैंकिंग सेक्टर्स भी अच्छा कर रहे हैं। डबल डिजिट की क्रेडिट ग्रोथ रही हमारी। अभी थोड़ा सा चिंता है, डिपॉजिट ग्रोथ रेट उतनी अच्छी नहीं रही, क्योंकि लोगों ने पैसा शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड्स वगैरह में काफी डाल दिया, तो वो थोड़ा सा एक कंसर्न है। अदरवाइज हमारा बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर इज क्वाइट रिजिलिएंट। कोई बैंक हमारा अगर आप देखेंगे तो पीसीए फ्रेमवर्क में नहीं है, एनपीए लगातार कम हो रहे हैं, तो वो सारे हमारे एडवांटेजेस हमें देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अगर हम देखें तो इंडिया का बैंकिंग फाइनेंशियल जो सेक्टर है वो प्रोजेक्ट स्टेलर परफॉर्मेंस, बेहतरीन परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी। डबल डिजिट ग्रोथ जैसे मैंने आपको बताया क्रेडिट सेगमेंट में, और ग्रॉस और नेट जो एनपीए है वो भी काफी जो है मल्टी ईयर लो पर चल रहा है। देखिए ये सारी चीजें मैंने एनुअल रिपोर्ट के अंदर भी पढ़ा रखी, तो आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट जरूर देखिएगा, ठीक है। इसके अलावा बात करें प्राइमरी कैपिटल मार्केट की, अगर बात करें तो प्राइमरी जो कैपिटल मार्केट है, पूंजी बाजार में भर भर के पैसा है, लगभग 10.9 लाख करोड़ रुपीस कैपिटल फॉर्मेशन हुआ है प्राइमरी मार्केट के अंदर, है ना। तो प्राइमरी मार्केट के अंदर, प्राइमरी कैपिटल मार्केट के अंदर जिसमें आईपीओस वगैरह आपको देखने को मिल जाते हैं, तो लोगों ने उसमें भर भर के पैसा डाला। टारगेट बेस्ड जो अप्रोच रही हमारी फाइनेंशियल इंक्लूजन की, जैसे डिजिटल इंडिया मिशन है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो भी काफी तेजी से बढ़ा हमारे यहाँ पर। और अभी हाल ही में हमारे पास एक इंडेक्स आया था डिजिटल, हमने देखा था फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स में जहां तक मेरे को हमें डेटा याद आ रहा, 64.2 हमारा स्कोर आता फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स में, जिसमें 0 to 100 हमें स्कोर देखने को मिलता है। और अगर हम 100 की तरफ बढ़ते हैं तो इसका मतलब देश के अंदर फाइनेंशियल इंक्लूजन अच्छे से हो रहा है। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या हुआ, बैंकिंग फैसिलिटी अफोर्डेबल कॉस्ट में टू ईच एंड एवरी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी तक पहुंचाना, और वो हमें देखने को मिल रहा है। एंड दैट्स व्हाई जो टारगेट बेस्ड जो अप्रोच है फाइनेंशियल इंक्लूजन की, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में हम काफी अच्छा कर रहे हैं, और ये सब हमें मदद कर रहे हैं कि ओवरऑल हमारी इकोनॉमी बूस्ट अप हो रही है। यस एब्सोल्युटली। अगला हम देखते हैं प्राइसेस एंड इन्फ्लेशन। जैसे मैंने बताया, महंगाई और प्राइसेस का एक मेजर एस्पेक्ट। इन्फ्लेशन मॉडरेटरी विद द पॉलिसी इंटरवेंशन। आरबीआई और सरकार ने समय समय पर हस्तक्षेप करके इन्फ्लेशन को कंट्रेन रखा। आरबीआई अपने पार्ट पर अपने तरीके से इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखा, ना कोई मॉनेटरी पॉलिसी में कोई चेंजेस नहीं किए रेट्स वगैरह में। साथ ही साथ गवर्नमेंट, जब फूड इन्फ्लेशन बढ़ी तो सरकार स्टॉक रिलीज करके स्टॉक्स पर लिमिट लगा के अलग अलग तरीकों से सरकार ने भी प्राइस को कंट्रोल करने के लिए काम किया। भारत ब्रांड का आटा हो गया, सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स हैं, ये सब भी सरकार ने प्रोवाइड किए सो दैट इन्फ्लेशन का ज्यादा असर लोगों पर ना पड़े। तो देखिए, तो इंडिया की इन्फ्लेशन जो है लोअर देन दैट ऑफ इमर्जिंग मार्केट डेवलपिंग इकोनॉमीज में सबसे हमें लोअर देखने को मिलेगी। प्राइस जो एलपीजी सिलेंडर, एलपीजी गैस सिलेंडर, पेट्रोल और डीजल के जो प्राइसेस गिरे, ये सबसे ज्यादा हमें मदद किए हमारे इन्फ्लेशन को कम करने में, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें फूड इन्फ्लेशन जो है हमें बढ़ी हुई देखने को मिली, ये थोड़ा सा एक कंसर्न रहा, लेकिन गवर्नमेंट ने सब्सिडी प्रोवाइड की दालों पर, पल्सेस पर, कीरल्स पर, अनियन पर, और रिडक्शन ऑफ द इंपोर्ट ड्यूटी जो कि दालों और
खाने के तेल वगैरह में घटाया, उसकी वजह से पल्सेस और खाने पीने के तेल और खाने पीने के जो है सामान जो है, इसमें स्पेशली दालें और रिफाइंड ऑयल वगैरह के प्राइसेस कम हुए। सब्सिडी सेल फूड आइटम, भारत ब्रांड है ना, आपने देखा होगा भारत आटा हो गया है ना, भारत ब्रांड के अंदर सरकार ने डिफरेंट प्रोडक्ट्स, भारत पल्सेस हो गई, भारत ब्रांड के अंदर सरकार ने अलग अलग प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जो कि सब्सिडाइज प्राइस पर फूड ग्रेन्स जो है वो हमने सेल आउट किया, तो इसका भी एक फायदा हमें एडवांटेज देखने को मिला। इसके अलावा बात करें मोस्ट ऑफ द जो यूनियन टेरिटरीज हैं वहां पर भी इन्फ्लेशन हमें घटी हुई देखने को मिली। लगभग ओवरऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी मिला है तो लगभग 36 में से लगभग 29 एरियाज में आपको इन्फ्लेशन जो है 6% से कम देखने को मिली। ये भी हमारे लिए एक पॉजिटिव इंपैक्ट रहा। कोर इन्फ्लेशन जो है वो सबसे ज्यादा आपको कम देखने को मिली। कोर इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन कई बार आपको बता चुका हूं। कोर इन्फ्लेशन क्या होती है, जब आप जो नॉर्मल इन्फ्लेशन रेट होती है उसमें से आप अगर रिड्यूस कर दें फूड एंड फ्यूल के प्राइसेस को अगर आप छोड़ दें, मतलब फूड के प्राइसेस को, फ्यूल एनर्जी के प्राइसेस को अगर छोड़ दें तो आपको कोर इन्फ्लेशन देखने को मिल जाती है। वो काफी कम आपको देखने को मिली। 2022 से जून 2024 के बीच में अगर डिक्लाइन की बात करें तो लगभग 4% आपको देखने को मिली, 4% गिरावट देखने को मिली। कोर इन्फ्लेशन अगर बात करें पिछले 9 साल के सबसे लोएस्ट पर रही, और कोर गुड्स इन्फ्लेशन की अगर बात करें तो पिछले 4 साल के सबसे लोएस्ट लेवल पर रही। तो यहां पर इनका कहना है सर्वे के अंदर कि इकोनॉमिक मॉडरेट विथ पॉलिसी इंटरवेंशन इन FY 2024, जो सरकार का हस्तक्षेप रहा इसमें, उसने जो है काफी अच्छा असर डाला है, एंड दैट हैज क्रिएटेड अ पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन अस। देखिए कितने पॉइंट्स क्लियर है, सो विल मूव अहेड। देखिए आप में से जो लोग रेगुलर सेशन करते हैं 8 बजे न्यूज़पेपर वाला, उनके लिए आई थिंक दिस वन इज वेरी इजी। ठीक है, तो प्राइस इन्फ्लेशन की अगर बात करें ग्लोबल लेवल पर भी फूड इन्फ्लेशन जो है डिक्लाइन होने की उम्मीद है, इंडिया का में भी। इन्फ्लेशन की बात करें जो हमारा टारगेट है, ये आपको ध्यान रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट। इन्फ्लेशन टू फॉल टू 4.5%, 4.5% इन्फ्लेशन का हमारा टारगेट है FY 2025 के लिए, एंड 4.1% फॉर FY 2026 के लिए एज पर द RBI। और ये भी डेटा मैंने पढ़ा रखा आपको, लेकिन याद रखिएगा। तो 4% 4.1% इन्फ्लेशन रेट और 4.5% इन्फ्लेशन रेट फॉर FY 2025, ये आंकड़ा जरूर ध्यान रखिएगा, इज इंपॉर्टेंट फॉर। ठीक, इन्फ्लेशन टू बी एट 4.6 इन 2024 एंड 4.2 इन 2025 एज पर IMF। और IMF का भी डेटा अगर हम यहां देखें तो IMF के अकॉर्डिंग हम 4.5 कह रहे हैं, ये 4.6 आपको इन्फ्लेशन रेट देखने को मिलेगी एज पर IMF 2024 में, मतलब इस फाइनेंशियल ईयर में, और 4.2 आने वाले समय में हमें 2025 में देखने को मिलेगी। हम 2025 के लिए थोड़ी ज्यादा इन्फ्लेशन लेके चले 4.5, IMF का कहना 4.2 एज पर द IMF। ठीक है, तो ये भी डेटा ध्यान रखिएगा, सर्वे के अंदर कोट किया गया। ध्यान रखिएगा एग्जाम में होगा, इस बार भी पार्ट्स में होगा। यस विल डू दैट। अब मैं थोड़ा सा फुल कोशिश करूंगा संडे को लाने के लिए, क्योंकि इस बार इस वीक बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। सो इफ पॉसिबल दैट विल डू दैट। चलिए अगला हम लोग बात करते हैं फ्रेंड, सर्विस सेक्टर में। इंडिया का एक्सटर्नल सेक्टर की अगर बात करें तो वो स्टडी हमें देखने को मिला, और ग्लोबल फंड पर हमारा सर्विस सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया। इंडिया का सर्विस सेक्टर मोर देन डबल हुआ है पिछले 9 सालों में, और इंडिया की रैंक वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंप्रूव हुई है फ्रॉम 44 टू 38 इन 2023। याद रखिएगा, वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, लॉजिस्टिक का मतलब क्या होता है, जो आपका किसी पर्टिकुलर जो है शिपमेंट्स के लिए माल लोड होता है, फिर वो जाता है, फिर अगली जगह पहुंचता है ना, तो वो जो सारा प्रोसेस आपका हो रहा है लॉजिस्टिक में, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होने के बाद वो अगले तक कैसे पहुंचता है, किस किस प्रोसेस से, वो सारा काम लॉजिस्टिक के अंदर आ जाता है। ठीक है, माल ढुलाई वगैरह वो सारा जो है, तो उसमें प्रोसेस हमें देखने को मिलता है। इंडिया इमर्जिंग एज अ टॉप रेमिटेंस रिसिपेंट, ये तो अभी हमने बात किया, $120 बिलियन हमने 2023 में रिसीव किया, और ये हमारे लिए अपने आप में एक रिमार्केबल टारगेट रहा, अभी मैंने आपको ये बताया। इसके अलावा अगर बात करें GVC रिलेटेड ट्रेड्स की अगर बात करें, ग्लोबल वैल्यू चेन्स की अगर बात करें, तो वो भी हमारा जो है इंक्रीज हुआ, तो ग्लोबल वैल्यू चेन्स में भी हमारी इंपॉर्टेंस बढ़ी। नेक्स्ट बात करते हैं मीडियम टर्म आउटलुक। अगर हम देखें ग्रोथ स्ट्रेटजी फॉर अमृतकाल, 6 की एरियाज। अब हमारे यहाँ पर अमृतकाल में जो अगर हमें ग्रोथ करना है तो कौन से मेजर हमारे 6 एरियाज आपको देखने को मिलेंगे। तो ये 6 मेजर एरियाज हैं जो कि सर्वे के अंदर हाईलाइट किए गए हैं।
और ध्यान से इसको सुनिएगा क्योंकि ऐसी बातें कल आपको बजट के अंदर भी देखने को मिलेंगी। इसमें बात करते हैं क्या क्या हुआ है। डेलिब्रेट फोकस ऑन बूस्टिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। सरकार का कहना है कि भाई हमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पर बहुत ज्यादा फोकस करना होगा और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पर उसको हमें बूस्ट अप करना होगा, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट पर। ठीक है, आई थिंक आपको मैं इस कलर को हटा देता हूं, ग्रीन से आई थिंक विजिबल नहीं होगा, इसको येलो ही रख देता हूं। ठीक है, तो बूस्टिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, सरकार चाहती है कि केवल हमारे खर्चे होने से, हमारे पैसे खर्च करने से काम नहीं चलेगा। प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, उनको भी काफी पैसे खर्च करने होंगे। तो प्राइवेट एक्सपेंडिंग्स एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा अगर हम अमृत काल में विकसित भारत का सपना देख रहे हैं 2047 में। सो दिस इज वन ऑफ द की फैक्टर, ये करना ही होगा। दूसरा, ग्रोथ एक्सपेंशन ऑफ इंडियाज मिडिल स्टैंड या फिर मिडिल स्टैंड एमएसएमईज। इसमें यहां पर अनंत नागेश्वर साहब ने अपनी प्रेजेंटेशन में इसके बारे में, इस बात के बारे में चर्चा किया। उन्होंने क्या कहा कि हमारे देश में या तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं या बहुत माइक्रो स्केल इंडस्ट्रीज हैं, है ना। मीडियम वाला जो है सेगमेंट हमारा गायब है, मीडियम और स्मॉल वाला सेगमेंट गायब है, मतलब बहुत कम है। तो यहां पर जो है इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट में चीफ इकोनॉमी एडवाइजर साहब ये सजेस्ट करना चाहते हैं सरकार को कि व्हाट वी नीड टू डू, विल हैव टू फोकस मोर एंड मोर ऑन द मिड सेगमेंट। जो माइक्रो कंपनीज हैं उनको हम किस तरीके से मीडियम और स्मॉल और मीडियम में ला सकते हैं, उनको कैसे बड़ा कर सकते हैं, उनको कैसे हम सपोर्ट कर सकते हैं, उनके लिए जो कॉम्प्लायंसेस है, जो बहुत सारे नियम कानून है, पॉलिसी के जो बहुत सारे नियम कानून है, उसमें हम कैसे आसानी लाकर उनको मदद कर सकते हैं। ऑन दैट थिंग विल हैव टू फोकस, उस पर हमें फोकस करना चाहिए। यहां पर साथ ही साथ जो है इकोनॉमिक सर्वे में पॉलिसी डीरेगुलेशन की भी बात की गई है। व्हाट इज द पॉलिसी डीरेगुलेशन? कि जो हमारे यहाँ पर पॉलिसीज के जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं, जो काफी कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड आपको देखने को मिलेंगे, उनको और आसान करने की जरूरत है। सो यहां पर इकोनॉमी सर्वे के अंदर कहा गया कि सरकार अपने पार्ट पर जो पॉलिसी के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वी कैन ईज डाउन दैट, हम उसको आसान कर सकते हैं। एंड रेस्ट अप टू द प्राइवेट प्लेयर्स, जो बाकी जो इंडस्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, उनको अपने पार्ट पर अच्छा करना होगा। तो सरकार ने कहा जो हमारे हाथ में है वो हम करेंगे। नाउ इट्स अप टू देम दैट दे विल आल्सो हैव टू वर्क स्मार्टली। और इसकी तरीके से जो मिडिल सेगमेंट है हमारा, माइक्रो एमएसएमई की अगर बात करें तो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, तो माइक्रो से हम किस तरीके से, देखिए आज जो छोटी कंपनी है, माइक्रो कंपनी है, कल को वही स्मॉल होगी, कल को वही मीडियम होगी, और वही मीडियम कल को लार्ज होगी। तो ऐसी कोई छोटी कंपनी अचानक तो बड़ी नहीं हो जाती, धीरे धीरे बड़ी होती है। तो वो जर्नी जो है उसमें हमें सपोर्ट करना है, ये एक हमारा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अगर हम वाकई में एक विकसित भारत का सपना देख रहे हैं। सो विल हैव टू डू दैट, और इसी से हम जॉब क्रिएशन भी कर पाएंगे और बाकी एक्टिविटीज भी कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन, एग्रीकल्चर सेक्टर जो है एज अ इंजन फॉर द फ्यूचर ग्रोथ। एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत कुछ किया जा सकता है। उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दिखाई थी, अभी वाली प्रेजेंटेशन आई नहीं, जैसे मिलेगी मैं भी आपको दिखाऊंगा कि हमारे यहाँ पर जो पर यील्ड क्रॉप प्रोडक्शन है, जैसे मान लेते हैं हम अपने यहाँ पर एक एग्जांपल में लेता हूं, जैसे मान लेते हैं 1 हेक्टेयर में मान लेते हैं हम 100 किलो कॉटन उगाते हैं। तो वही कोई बंदा यूएस की अगर बात करें या बाकी यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, तो वो उतने एरिया में ही पर जो क्रॉप यील्ड है वो ज्यादा उत्पादन करते हैं। हम अगर 100 किलो उगा रहे हैं तो पता चला वो 300-400 किलो उगा रहे हैं। तो हमारे पास एग्रीकल्चर सेक्टर में जो पर क्रॉप यील्ड है ना, जो पर एरिया में, पर हेक्टेयर में जो क्रॉप यील्ड है, फसल का जो उत्पादन है, वो हम काफी एक्सेलरेट कर सकते हैं। वहां पर हमारे पास काफी स्कोप है। और याद रखिएगा, इंडिया इज अ एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री। हम लोग एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री हैं, जहां पर आज भी ऑलमोस्ट हमारी 50 से 60% पॉपुलेशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली जॉब के लिए प्राइमरी सेक्टर्स पर डिपेंडेंट है। उसमें एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे लिए सबसे क्रूशियल सेगमेंट होगा। दूसरा, ये तीसरा हो गया। अगला है सिक्योर फाइनेंसिंग फॉर ग्रीन ट्रांजैक्शन ऑफ इंडिया। सिक्योर फाइनेंसिंग फॉर ग्रीन ट्रांजैक्शन इन इंडिया, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा जो है यहां पर चीफ इकोनॉमी एडवाइजर साहब ने हाईलाइट किया। मैं इस पे थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करता हूं। अब ये ग्रीन इकोनॉमी पर आएगा, ग्रीन एनर्जी की बात आएगी तो वहां पर भी आएगा चर्चा पर डिस्कशन, पर थोड़ा सा मैं आपको हाईलाइट कर देता हूं। देखिए क्या है, अनंत नागेश्वरन साहब का ये कहना है कि दुनिया भर के बहुत सारे देश और सभी लोग ये कह रहे हैं कि
सभी को सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ बढ़ना चाहिए, एंड यस विल ऑल्सो एग्री फॉर दैट। हम भी सहमत हैं, हम भी जो है सस्टेनेबल एनर्जी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी को हम भी यूज करना चाहते हैं, वी आर ऑल्सो फैमिलियर फ्रॉम दैट। लेकिन यहाँ पर अनंत नागेश्वर साहब ने ये कहा चीफ इस सर्वे के अंदर, सर्वे की रिपोर्ट में उन्होंने जो प्रेजेंटेशन दिया था, मैं उसकी फिलहाल बात करूं, उसमें उन्होंने क्या कहा कि हमारे यहाँ पर जो जमीन है, जो लैंड एरिया है, हमें बहुत सारी चीजें सोच समझ के करनी है। हमारे पास जमीन है, उसी जमीन पर हमको खेती भी करनी है, उसी जमीन पर हमें रहने लोगों के लिए रहने के लिए व्यवस्था करानी है, उसी जमीन पर अगर हम सोलर पावर प्लांट, विंड एनर्जी या बाकी चीजें कुछ लगाते हैं, उस पर भी फोकस करना है। सारी चीजें हमें मैनेज करके चलनी है। एज वेल एज सरकार अगर पूरी तरीके से फुल कन्वर्ट हो जाती है अचानक रिन्यूएबल एनर्जी में, ट्रांजिशन हम बहुत बैलेंस फॉर्म में नहीं करते हैं, तो दिक्कत क्या आएगी? दिक्कत ये आएगी कि सरकार के पास बाकी नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी से, जैसे कोयले के ट्रांसपोर्टेशन से, बाकी सारी चीजों से बेचने से, इधर उधर होने से बहुत सारा पैसा सरकार के पास टैक्स के थ्रू आता है, और वो अचानक जो है सरकार के पास से खत्म हो जाएगा, तो वो एक मेजर कंसर्न हो सकता है। सो विल हैव टू फोकस इन अ वेरी बैलेंस मैनर। हमें बहुत ही बैलेंस तरीके से ट्रांजिशन करना है। वी आर नॉट सेइंग दैट कि हम रिन्यूएबल एनर्जी के फेवर में नहीं, वी आर इन द फेवर ऑफ दैट, है ना, हम उसके फेवर में हैं, बट हमें बहुत ही स्मार्टली हमें करना होगा। क्योंकि उन्होंने एग्जांपल दिया कि जो बाकी के यूरोप के देश हैं, बाकी के जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उनके लिए काम करना आसान है, बिकॉज दे आर नॉट हैविंग द पॉपुलेशन बर्डन, उनके पास जनसंख्या का बर्डन नहीं है। उनके यहाँ जितने यहाँ हमारे यहाँ जमीन जो है, जो जानवरों को खिलाने के लिए जो फसल उगाई जाती है, बहुत थोड़े एरिया में, और हमारे यहाँ जितना लोगों को खाने के लिए खेत में फसल उगाई जाती है, उतना तो वहां उनके लिए जानवरों के लिए उगाई जाती है, कैटल फीड्स के लिए उगाई जाती है। तो वो सारे उन्होंने चार्ट्स दिखाए, डेटा वो अभी फिलहाल अवेलेबल नहीं है, तो मैं आपको जो है जैसे ही आता है मैं आपको उसको दिखाऊंगा भी। तो उसमें उन्होंने कहा एक बड़ा कंसर्न है हमारे लिए, सो विल हैव टू बी वेरी स्मार्ट एट दिस पर्टिकुलर फ्रंट। ठीक है, तो इस पर हमें अच्छा करना होगा। ब्रिजिंग एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट गैप, हमें एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट गैप पर को थोड़ा सा खत्म करना होगा, मतलब हमें फोकस करना होगा मोर एंड मोर ऑन स्किल डेवलपमेंट। एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट गैप, इसका मतलब क्या हो, मैं पढ़ तो लिया, मेरे पास डिग्री तो है, लेकिन मेरे को इंडस्ट्री में जो काम करने का हुनर चाहिए वो मेरे पास नहीं है, सो आई एम नॉट वर्किंग विद इन दैट इंडस्ट्री मेरे को पूछ ही नहीं रही है, मैं कोई भी डिग्री लेके घूम रहा हूँ, क्या करना है। तो ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसमें उन्होंने बताया कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारे मैट्रिसेस ऐसे हैं जिसमें किसी राज्य को कोई दिक्कत नहीं है, डिबेटेबल नहीं है, उसको सब लोग इंप्लीमेंट करिए। बाकी जो चीजें डिस्कस करनी है दैट विल डिस्कस, बट हमें स्किल्ड पर फोकस करना पड़ेगा, है ना। विल हैव टू फोकस ऑन द स्किल्ड, विदाउट स्किल लेबर फोर्स, स्किल वर्क फोर्स, है ना, हम जो विकसित भारत का सपना देख रहे हैं वो नहीं पूरा हो सकता। सो दैट्स व्हाई वी नीड स्किल्ड इंडिया, है ना, स्किल लेबर, स्किल वर्कर्स हमें चाहिए। और वो कब पॉसिबल होगा, जो हमारा एजुकेशन है वो एम्प्लॉयमेंट के प्रोस्पेक्टिव से वो उसको हम बैलेंस कर सकें। अगला लास्ट, फोकस बिल्डिंग फॉर स्टेट कैपेसिटी, है ना। राज्यों की अगर बात करें तो ओवरऑल स्टेट्स को भी सभी फ्रंट्स पर जो इनके पास जो पॉलिसीज की पावर है उसको यूज करके उनको भी पूरी तरीके से डेवलपमेंट्स के प्रोस्पेक्ट पे कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, बिकॉज इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट, इट्स नॉट ओनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, also the state governments, all the states governments and the UTs will also have to collectively work for that। तो ये अगर हम मीडियम टर्म आउटलुक की बात करें तो ग्रोथ विजन फॉर न्यू इंडिया है, तो ये 6 चीजों पर हमें फोकस करना होगा। फिर से बात कर लेते हैं कौन कौन से। बूस्टिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, एमएसएमई की बात करें तो मिडिल स्टैंड एमएसएमईज पर हमें फोकस करना होगा। एग्रीकल्चर इंजन ऑफ द फ्यूचर है। फोकसिंग ग्रीन ट्रांजैक्शन, ग्रीन जो ट्रांजिशन है, ग्रीन एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन है जो इससे हम कन्वर्ट हो रहे हैं, बहुत स्मार्टली करना है। गैप और एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट का खत्म करना है, और बिल्डिंग स्टेट कैपेसिटी इज अ क्रूशियल पार्ट फॉर अस। ये हमारे 6 मेजर इंपॉर्टेंट पिलर्स होंगे। तो एग्जाम से इस बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो कौन से ऐसे 6 एरियाज है जिसमें इकोनॉमी सर्वे रिपोर्ट जो है फोकस कर रहा है, सो दैट हम मीडियम टर्म आउटलुक जो है कंट्री की कर पाएंगे डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव। ठीक है, सो वी कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस वन। ठीक है, क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, जैसे मैंने कहा टॉप 51 क्वेश्चंस इसके मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, सो जस्ट गिव मी सम टाइम, आई विल डेफिनेटली कवर दैट। ठीक है, तो चलिए अब जो बातें मैंने कही हैं वो कहीं ना कहीं 6 जो पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर अब आपको धीरे धीरे देखने को मिलेंगे। चलिए देख लेते हैं क्या क्या कहा गया। सबसे पहले क्लाइमेट चेंज एंड एनर्जी ट्रांजिशन, स्टेटस ऑफ इंडिया क्लाइमेट एक्शन में अभी हमारा क्या स्टेटस है, चलिए चेक कर लेते हैं।
क्यूमुलेटिव जो अभी तक हमारे पास इंस्टॉल कैपेसिटी है, सोलर पावर कैपेसिटी है, वो 82.64 गीगावाट 30 अप्रैल 2024 तक। तो एज पर 30 अप्रैल 2024 तक 82.64 गीगावाट की कैपेसिटी हमारे पास इंस्टॉल, मतलब जिससे हमें सोलर एनर्जी मिलती है। कार्बन सिंक का मतलब होता है और ट्रीज और फॉरेस्ट्री कवर करना, जिससे कार्बन को एब्जॉर्ब किया जा सके। हमें पता है कि जो प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, वो क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, उसको लेते हैं और फिर ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। तो हम ज्यादा फॉरेस्टेशन कवर, ज्यादा फॉरेस्ट कवर अगर बढ़ाएंगे तो इसको हम कार्बन सिंकिंग कहते हैं, जिससे कार्बन को हम रिड्यूस कर पाएंगे। यहां पर कहा जा रहा है कार्बन सिंक, दैट इज ट्री एंड फॉरेस्ट कवर अगर हम बढ़ाते हैं तो इससे हम 1.97 बिलियन टन CO2 जो है इक्विवेलेंट हैज ऑलरेडी बीन क्रिएटेड बिटवीन 2005 एंड 2019। तो लगभग हमने कार्बन सिंक का जो कवर जो बनाया है, लगभग 1.97 बिलियन टन CO2 लगभग जो इसके इक्विवेलेंट है, वो हमने क्रिएट कर दिया बिटवीन 2005 से 2019। मतलब ट्री एंड फॉरेस्ट्री कवर हमने इतना बढ़ाया है कि लगभग उससे 1.97 बिलियन टन जो है कार्बन जो है वो सिंक हो रही है, मतलब उसको हम रिडक्शन कर रहे हैं। तो कार्बन रिडक्शन में वी आर डूइंग ओके। एमिशन इंटेंसिटी की अगर बात करें तो भारत की जो जीडीपी का जो हमारा प्रोजेक्शन है 2019 से, एमिशन इंटेंसिटी ऑफ इंडिया की अगर बात करें, वो रिड्यूस हुई है 33% फ्रॉम 2005। तो लगभग 33% हम कम एमिशन कर रहे हैं, कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं 2005 के लेवल में। शेयर ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी अगर हम बात करें, जो रिन्यूएबल एनर्जी है उनके थ्रू अगर हम बात करें, तो इंस्टॉल कैपेसिटी हमें जनरेटेड कैपेसिटी जो है 45.4% पहुंच चुकी है। सरकार की एक मेजर स्कीम है जिसके बारे में हमें पता भी है ना, पीएम सूर्यघर योजना है ना, सूर्यघर योजना है ना, जिसमें रूफटॉप सोलर पैनल जो है सरकार घर में इंस्टॉल करा रही है सब्सिडाइज रेट पर। उससे हम 30 गीगावाट सोलर कैपेसिटी जो है वो हम लोग और एडिशनली ऐड ऑन कर रहे हैं। तो ये वो सारे एस्पेक्ट हमें देखने को मिलेंगे, ऑन दैट वी आर बेसिकली वर्किंग। ठीक है, और जूम भी कर देता हूं सो दैट यू कैन हैव द बेटर व्यू। ठीक है, वैसे ये PDF एज इट इज मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा विद द एनोटेशंस। तो जो मैंने पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं, अब ये मत कहिए सर आप तो सब हाईलाइट कर रहे हैं, यार ये ऑलरेडी बहुत, मैं बताऊं लगभग 450 पेजेस का है, 450-500 पेजेस का है, 13 चैप्टर्स हैं, और मैं आपको मुश्किल से 25 से 30 पेजेस में ये सारी चीजें कवर अप कराऊंगा। अभी तो मैं आपको हाईलाइट्स बता रहा हूँ, मैंने आपके लिए डिटेल वाला भी हर चैप्टर वाइज भी मैंने समरी बना दी है ना, वो मैं आपको आगे कंडक्ट कराऊंगा। ठीक है, तो वो भी मैंने बना दिया, वो भी हम कवर अप करेंगे। बट अभी जो फिलहाल जो की हाईलाइट्स आए हैं ये इन्फोग्राफिक्स के फॉर्म में, वो मैं आपके साथ कवर अप कर रहा हूं। ठीक है, तो अगर मैं कहूं तो अभी भी मैंने पूरा 450 पेज इसका, मैंने भी कोई सर्वे अभी पूरा पढ़ा नहीं है ना, बट हाँ जो इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स से मैंने पूरी प्रेजेंटेशन देखी थी, एंड साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स जो PIB पर आए हैं वो मैंने आपके साथ मैं कवर अप कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए धीरे धीरे इसको हम करते रहेंगे, सर लॉन्ग डिस्कशन है ना, तो सर्वे हमारा चलता रहेगा, सर्वे और बजट हम डिटेल में करेंगे पूरा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन। यस एब्सोल्युटली, बहुत सारे सेशंस करेंगे अभी, अरे कई सेशन करेंगे यार। 51 तो हम तो हमें टॉप 51 MCQs करना है, प्लस एक एक चैप्टर में आपको बताऊंगा हर चैप्टर के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। यस आई विल डू दैट। केवल यही एक सेशन है, नहीं है ऐसा यार, एक ही सेशन में सर्वे तो कभी खत्म हो ही नहीं सकता। विल डू दैट, विल डू डिफरेंट सेशंस। चलिए अगला देखते हैं, सोशल सेक्टर इंपावरमेंट के लिए, सोशल सेक्टर इंपावरमेंट पर्सपेक्टिव पर हमें क्या देखने को मिल रहा है। इंडियन इकोनॉमी इज मूविंग फॉरवर्ड एंड रिफॉर्म्ड की अगर बात करें तो हम काफी अच्छा उसमें करते हुए देखने को मिल रहे हैं। एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सर्विस की अगर बात करें तो सोशल सर्विसेज पर, सामाजिक सेवा पर जो है, समाज के वेलफेयर के लिए, लोक कल्याण के लिए 7.8% ऑफ द GDP अभी पैसा खर्च कर रहे हैं। इसमें हेल्थ एंड एक्सपेंडिचर सरकार जो है वो इंक्रीज कर दी है 1.9% ऑफ द GDP। तो हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम काफी पैसा खर्च कर रहे हैं, और ऐसा डेटा हमें बजट में भी आते हुए देखने को मिलेगा। जैसे मैंने आपको बताया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, वो काफी ब्रॉड लेवल पर एजुकेशन सेक्टर में ट्रांसफॉर्मेशन कर रही है। आयुष्मान भारत सेविंग स्कीम्स जो है वो लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपीस जो है आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर, जो गरीब लोगों को जो इलाज कराने के लिए खर्च करना पड़ता है, वो लोगों के जेब में बच रहा है। आपको पता है फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जो है 5 लाख रुपए का फ्री ऑफ कॉस्ट कवरेज टू द पुअर एंड नीडी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी को मिलता है, तो वो उनको मदद करता है।
इसके अलावा दीनदयाल उपाध्याय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन की अगर बात करें तो लगभग 89 मिलियन वुमेन्स जो है और 83 लाख लगभग सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है उनको मदद किया, उनको एम्पावर किया। देखिए गवर्नमेंट स्कीम्स तो बजट आ जाए तो उस पर हम चर्चा करेंगे, बट थोड़ा सा हाइलाइट्स इसमें ध्यान रखिए जो सर्वे के अंदर बताया गया। सोशल सेक्टर की अगर बात करें, हेल्थ एक्सपेंडिचर जो है ग्रोस एट द कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 15.8 बिटवीन FY18 FY24। जो सरकार जो है हेल्थ एक्सपेंडिचर की अगर बात करें तो लगभग कंपाउंडेड लगभग 15.8% ग्रोथ रेट के साथ सरकार ने हेल्थ एक्सपेंडिचर पर पैसा खर्च किया और बढ़ाया उसको। लगभग 34.73 करोड़ आयुष्मान भारत कार्ड जनरेट किए गए हैं, 7.37 करोड़ हॉस्पिटल एडमिशन हुए हैं एज ऑफ 8 जुलाई 2024। तो लेटेस्ट फिगर है ये हमारे पास 8 जुलाई 2024 तक का। लगभग अप्रोक्सीमेटली 34.73 करोड़ आयुष्मान भारत कार्ड जो है जनरेट किए गए हैं, 7.37 करोड़ हॉस्पिटल्स एडमिशंस हुए हैं और एज पर 8 ऑफ जुलाई लगभग 10,000 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र जिसमें सब्सिडाइज प्राइस पर आपको मेडिसिन देखने को मिल जाती है इन एम्स डियोघर लास्ट ईयर जो है ये हमें डेटा देखने को मिलेगा। लगभग 10,000 PM जन औषधि केंद्र जो है इनॉग्रेट किए गए हैं एम्स डियोघर लास्ट ईयर। मोर देन 300 अमृत फार्मेसी भी ओपन की गई है इन द कंट्री ओवरऑल, जिसमें सब्सिडाइज मेडिसिन फॉर क्रिटिकल इलनेस जैसे कैंसर हो गया, हार्ट डिजीज वगैरह हो गई। क्रिटिकल इलनेस के लिए याद रखिएगा अमृत फार्मेसी, और वैसे जनरल मेडिसिन के लिए जन औषधि केंद्र। यहाँ पर सब्सिडाइज प्राइस पर मेडिसिन हमें देखने को मिलती है। सो वी गेट बेसिकली मेडिसिन एट द सब्सिडाइज प्राइसेस। ठीक है, चलिए बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट और स्किल डेवलपमेंट्स के प्रोस्पेक्टिव पर क्या कहा गया सर्वे में। अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारा डिक्लाइन हुआ है फ्रॉम 3.2% एज 2023 एज द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के डेटा के अकॉर्डिंग हमारा जो बेरोजगारी की जो दर है वो गिर के 3.2% आपको देखने को मिलेगी। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग ऐड हुए हैं पिछले 5 साल में वो लगभग डबल हो गए हैं, और जब EPFO में ज्यादा लोग ऐड होते हैं तो इसका मतलब ज्यादा रोजगार जनरेट हुआ है। राइजिंग यूथ फीमेल पार्टिसिपेशन है ना, फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन भी काफी तेजी से बढ़ा और लगभग सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो महिलाओं को भी काफी बराबरी का अधिकार मिल रहा है इन द जॉब सेगमेंट्स। डिप्लॉइंग कैपिटल एंड लेबर, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट्स यहाँ पर इन्होंने रेश किया अनंत नागेश्वर साहब ने, इस पर मैं थोड़ा सा आपके साथ डिस्कशन करना चाहूंगा। हाँ देखिए फ्रेंड्स, इकोनॉमिक सर्वे में एक बहुत अच्छी बात की अनंत नागेश्वर साहब ने कि आने वाला समय जो है AI का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, और इंडस्ट्रीज लेवल पर भी इस पे बात की जा रही है। द टाइम इज फॉर AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, AI का है, मशीन लर्निंग AI आपको पता है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। उनका कहना है कि मशीन लर्निंग और AI से कितनी जॉब्स जाएंगी या कितनी जॉब्स जनरेट होंगी, वी डोंट नो, वी कांट एग्जैक्टली कमेंट ऑन दैट बिकॉज दैट थिंग इज अ न्यू फॉर होल वर्ल्ड। पूरी दुनिया के लिए वो चीज बिल्कुल नहीं है। लेकिन हमें एक चीज बहुत अच्छे से ये ध्यान रखना होगा इंडस्ट्रीज को, कंपनीज को, कि आपको AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन जो आप कर रहे हैं और जो आपके यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं उनके बीच में एक बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। उन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि एक कंपनी के अंदर केवल रोबोट्स अगर लगा दिए जाएं तो क्या रोबोट्स काम तो कर देंगे, लेकिन क्या वो रोबोट्स उसका प्रोडक्ट खरीदेंगे? नहीं। तो प्रोडक्ट तो हम लोग खरीदेंगे ना। उनका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर भाई कंपनी के अंदर ज्यादा लोग काम नहीं करेंगे तो लोगों के पास पैसा नहीं होगा, है ना, एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट होगा तो लोगों के पास पैसा नहीं होगा। लोगों के पास पैसा नहीं होगा, आपने सब ऑटोमेटेड कर दिया, रोबोट्स काम करें, मशीनें काम करें, तो अब सामान खरीदेगा कौन आपका? तो इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय हो जाएगी। सो ही वाज सेइंग दैट विल हैव टू मेंटेन द बैलेंस। जो पैसा लगा रहे हैं और जो आपके पास लेबर फोर्स है, वर्क फोर्स है, यू विल हैव टू मेंटेन बैलेंस विद इन दैट, कि आप AI या फिर मशीन लर्निंग जैसी चीजों को आप अपने लेबर स्टाफ वर्क फोर्स की स्किल और उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए यूज कर सकते हैं। मैं अगर कोई काम 10 घंटे में कर रहा हूं, मेरे पास AI का सिस्टम आ गया तो मैं 3 घंटे में कर दे रहा हूं। सो यू कैन यूज दैट सिस्टम, बट यू कांट यूज दैट सिस्टम फॉर फुल रिप्लेसमेंट। आप उसको जो है पूरा फुल रिप्लेसमेंट में नहीं यूज कर सकते, ठीक है? तो यू कांट डू फॉर दैट फॉर फुल रिप्लेसमेंट। आप फुल रिप्लेसमेंट कर दोगे तो इकोनॉमी ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी। सो यू नीड टू मेंटेन बैलेंस विद इन दैट। आपको उसमें बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा,
दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग थिंग वाज बेसिकली टोल्ड बाय अनंत नागेश्वर। उन्होंने, उनसे किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा भी, मेरे को एग्जैक्टली चैनल याद कौन प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछ रहा था कि एआई जो है ये करेगा वो करेगा। उन्होंने कहा मैंने जॉब नंबर तो प्रेडिक्ट किया ही नहीं, आई वाज जस्ट सेइंग दैट राइट नाउ एआई इज न्यू फॉर द होल वर्ल्ड एंड नोबडी नोज दैट एआई आने वाले समय में कैसे क्या होगा, उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेज या क्या हमें देखने को मिलेगा। यस, इंडियन इकोनॉमी नीड्स टू जनरेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन। इन्होंने कहा है इंडियन इकोनॉमी नीड्स टू जनरेट एवरेज 78.5 लाख जॉब्स इन नॉन फार्म सेक्टर एनुअली टिल 2030। और इन्होंने कहा 2030 तक का हमने डेटा इसीलिए लिया है क्योंकि हमारे पास जो पीरियोडिक लेवल हेल्थ सर्वे की पीरियोडिक लेवल फोर्स सर्वे और हमारे पास नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो डेटा आया उसमें यंगस्टर्स की जो बात की गई उसमें 2030 तक का डेटा लिया गया। और इसीलिए इन्होंने कहा 78.5 लाख जॉब्स वी नीड टू क्रिएट अप टू द ईयर 2030। 2030 तक हमें लगभग 80 लाख या फिर अगर मैं कह दूं अप्रोक्सीमेटली 80 मिलियन जॉब्स विल हैव टू क्रिएट। लगभग 80 मिलियन जॉब्स हमें क्रिएट करनी है एट एनी कॉस्ट इफ वी वांट द प्रॉपर बेटरमेंट। ठीक, इसके साथ इन्होंने बताया कि हायर एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ रेट लार्जर फैक्ट्रीज में कंपाउंड एनुअल जो ग्रोथ रेट हमें देखने को मिली 2017-18 से लेकर 2020-21 के बीच में, तो टोटल पर्सन जो जॉब में एंगेज्ड हुए वो आपको देखने को मिलेंगे। लेस देन 100 एम्प्लॉयज की अगर बात करें तो 3.9% आपको देखने को मिलेगा, और मोर देन 100 एम्प्लॉयज जो है जिन कंपनीज में लोग डिप्लॉय हुए वहां पर 12.2% देखने को मिलेगा। तो हायर एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ इन लार्जर फैक्ट्रीज, बड़ी फैक्ट्रीज में जहां पर 100 से ज्यादा लोग काम करते हैं वहां पर 12.2% ग्रोथ रेट देखने को मिली जॉब्स की, और ऐसी छोटी कंपनी जहां पर 100 से कम एम्प्लॉय काम करते हैं वहां पर 3.9% की ग्रोथ रेट हमें देखने को मिली। टोटल ये वहां डेटा है। फैक्ट्री इन ऑपरेशन जो करंटली काम करे इसमें 11.8 लार्ज और जो वही है, और वर्कर्स कितने काम करें 13.2 और 4.8। तो फैक्ट्री जो काम कर रही है इतनी फैक्ट्रियां हैं 11.8 और 11 पॉइंट ये, और इसमें से ओवरऑल डेटा ये हमारा देखने को मिलेगा। ये सोर्स है एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज का। चलिए बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की, है ना। एग्रीकल्चर सेक्टर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। जस्ट अ सेकेंड। Agriculture sector, food management is also very important for us. Average annual growth rate 4.18% हमें कांस्टेंट प्राइस पर देखने को मिलेगी पिछले 5 साल की। लाइव स्टॉक्स एनिमल्स मतलब जो पशुपालन है, जो आपके पशुपालन है उसकी अगर बात करें तो उसमें ग्रोथ रेट हमें CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 7.8% की देखने को मिलेगी 2014-15 से लेकर 2022-23 तक। तो लाइव स्टॉक सेक्टर में मतलब जो पशुपालन में 7.38% की ग्रोथ, और ओवरऑल एग्रीकल्चर सेक्टर में 4.18% की ग्रोथ। यहां पर सर्वे में बताया गया कि हमारे यहां पर जो ओवरऑल जो ग्रोथ रेट है एग्रीकल्चर सेक्टर में, दैट वी आर नॉट ओनली एंड ओनली डिपेंडेंट ऑन द फूड ग्रेन्स। फार्मर में अगर कहता हूं तो फार्मर डजंट मीन कि केवल और केवल जो फसल उगाते वही फार्मर है, नहीं। जो एनिमल हस्बेंड्री का काम कर रहा है, चाहे वो डेयरी फार्मिंग है, चाहे वो फिशरीज है, चाहे वो पोल्ट्री फार्मिंग है ना, मुर्गी पालन है, मछली पालन है, कोई कैटल दुग्ध पालन कर रहा, सभी के सभी फार्मर्स हैं। तो हम बाकी एस्पेक्ट्स पर भी अच्छा करते हुए हम देखने को मिल रहे हैं। सो वी आर ऑल्सो डूइंग गुड। लगभग 90.90 लाख हेक्टेयर हैज बीन कवर्ड अंडर माइक्रो इरिगेशन, सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के तहत हमने कवर अप किया है। इसमें PDMC की अगर बात करें तो लिखा नहीं है ना, पर ड्रॉप मोर क्रॉप है ना, सरकार की एक स्कीम है पर ड्रॉप मोर क्रॉप की, हर बूंद से हम ज्यादा जो है सिंचाई अच्छे से कर सके, इसको माइक्रो इरिगेशन सिस्टम कहते हैं। 2015-16 से 2023-24 तक तो लगभग 90 लाख हेक्टेयर लैंड हमने माइक्रो इरिगेशन सिस्टम के थ्रू कवर अप की है। 8,195 FPO फूड प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जिनको मंडी भी कहते हैं, न्यू फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो है स्कीम्स जो है जुड़ी हैं 29 फरवरी तक। फ्री फूड ग्रेन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जो है 81.5 करोड़ बेनिफिशरीज को हमने फ्री फूड ग्रेन प्रोवाइड कर रहे हैं ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। ठीक है, तो ये ओवरऑल हमें डेटा देखने को मिलेगा। आई थिंक ये वो सेम डेटा ये है, नहीं और
शेयर ऑफ नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट की अगर बात करें, कर्जे की अगर बात करें, तो लगभग 90% कर्जा हम 1950 तक था, है ना। शेयर ऑफ नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, जो जैसे मतलब मैं अगर पैसा ले लूं साहूकार से, मनी लेंडर से, जमींदार से या रिश्तेदार वगैरह से, तो 1950 में हमारे यहाँ 90% जो कर्जा जाता था कृषि के क्षेत्र में, वो जाता था नॉन इंस्टीट्यूशंस, जो गैर संस्थागत तरीके उनसे। लेकिन अब वो डेटा गिरकर 2021-22 में वो गिरकर 23% हो गया है। मतलब आज की डेट में हमारे देश का केवल 23% पैसा जो है क्रेडिट में, जो फार्मर्स या फिर बाकी लोगों में जाता है एग्रीकल्चर सेक्टर में, वो नॉन इंस्टीट्यूशन के थ्रू जाता है। इंस्टीट्यूशन के थ्रू बाकी रिमेनिंग ऑलमोस्ट 76% बाकी जो है वो जाता है बैंक्स या फिर किसी रेगुलेटेड एंटिटी के थ्रू। फिक्स्ड एमएसपी की अगर बात करें तो 1.5 टाइम्स आपको देखने को मिलेगी ऑल इंडिया वेटेज एवरेज कॉस्ट की अगर बात करें, जो कि फार्मर्स को काफी सपोर्ट कर रही है। हमें एग्रो क्लाइमेट कैरेक्टरिस्टिक्स को भी थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना है कि वेदर क्लाइमेट के अकॉर्डिंग पैटर्न पर हमें काम करना है, इसे बजट में भी आएगा, विल डिस्कस, है ना। इसके अलावा हमें ज्यादा पैसा खर्च करना है इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्टिंग कॉस्ट। पोस्ट हार्वेस्टिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है? फसल कटने के बाद ओवरऑल अगर हम बात करें, फसल कटने के बाद ओवरऑल अगर हम बात करें तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव पर हमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले देखने को मिलेगा। फसल कटने के बाद ओवरऑल हम सही तरीके से उस खर्चे को घटाएं, तो स्टोरेज फैसिलिटी वगैरह हम बढ़ाएं। तो स्टेट्स ने इंसेंटिव भी रिवाइज किया है इंफ्रास्ट्रक्चर के पार्ट पर, ठीक है। इंडस्ट्री का चलिए देख लेते हैं। इंडस्ट्री की ग्रोथ मैंने आपको शुरुआत में दिखाई, 9.5% पावर्स द इकोनॉमी ग्रोथ, है ना। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में हमने काफी अच्छा किया, डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिली मैन्युफैक्चरिंग में ओवरऑल, स्पेशली हमने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में काफी अच्छा किया। 997 मिलियन टन कोल प्रोडक्शन हमें देखने को मिला, इंपोर्ट हमें कोल का कम करना पड़ा। स्टील सेक्टर ने भी काफी अच्छा किया। 91.76 लाख गारंटी जो है सरकार ने एमएसएमई सेक्टर को दिया, है ना, जिसमें क्रेडिट गारंटी जो है स्कीम फॉर द एमएसएमई जो है हमें देखने को मिली। तो क्रेडिट गारंटी फंड ट्रांसफर फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, तो क्रेडिट गारंटी फंड्स फॉर माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए सरकार ने लगभग 91.7 लाख क्रेडिट गारंटी स्कीम्स के थ्रू पैसा डाला। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इंडस्ट्रियल ट्रेड की अगर बात करें तो लगभग इन्होंने रिकॉग्नाइज किया मोर देन 1.25 लाख एस मार्च, ठीक है। स्टार्टअप्स, हमें स्टार्टअप्स की अगर बात करें तो 1.25 लाख स्टार्टअप्स एज ऑफ मार्च 2024, अराउंड 300 इन 2016। तो 2016 में हमारे यहाँ 300 स्टार्टअप्स थे, आज की डेट में हमारे पास 1.25 लाख स्टार्टअप्स हैं। सो दैट मींस लॉट ऑफ न्यू स्टार्टअप्स आर बेसिकली कमिंग इनटू द पिक्चर एंड दे आर डूइंग क्वाइट गुड। चलिए अब आ जाते हैं हम लोग क्लाइमेट एनर्जी पर। डेवलपिंग नेशंस की अगर बात करें, जैसे मैंने आपको बताया, डेवलपिंग कंट्रीज नीड टू बी फ्री टू चूज देयर ओन क्लाइमेट एक्शन पाथवे। हम यहाँ पर चीफ इकोनॉमी एडवाइजर ने साफ का क्लाइमेट पे थोड़ा सा बात कर लेता हूं आपको, क्योंकि इस पर जो है अनंत नागेश्वर ने प्रेजेंटेशन में काफी बात की। उनका यह कहना है कि देखिए जो विकसित देश हैं उनका अपना अलग तरीका है और सभी को हम एक नजरिए से नहीं देख सकते। उन्होंने एक मैप दिखाया था अपने प्रेजेंटेशन में, जिसमें दुनिया के बहुत सारे देश हमारे देश के अंदर ही आ गए थे। कहने का मतलब क्या, हमारे देश में लॉट ऑफ स्टेट्स आर देयर, 1.40 लगभग 140 करोड़ की आबादी, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग बोली, मल्टी कल्चर, आपको लिंग्विस्टिक आपको बेसिस पर हर तरह से हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है, विविधता है। और ऐसे में हम केवल उन लोगों को देख के या वो अपनी पॉलिसीज हम पर नहीं थोप सकते, दे कांट इम्पोज देयर पॉलिसीज ऑन अस। हमें अपने तरीके से सस्टेनेबल और प्लस बैलेंस बना के हमें काम करना है। हमें ऐसा नहीं ट्रांजिशन के चक्कर में रिन्यूएबल पर पूरी तरीके से अभी कन्वर्ट हो जाएं और पता चला खाने के लिए फिर देश में अनाज ही की जगह ना बचे, व्यवस्था ना बचे। सो दैट वी नीड टू फोकस, उसके बारे में यहां पर बताया गया। तो इंडिया मस्ट अडॉप्ट इट्स ओन रूटेड सस्टेनेबल। तो हमारे हिसाब से जो सस्टेनेबल है उसको हम फोकस करेंगे अपने तरीके से। इंडियाज इथियोस ऑफर्स सस्टेनेबल सोल्यूशन टू प्रॉब्लम्स, है ना, दैट प्लॉइंग द मार्केट सोसाइटीज। तो हमें अपने हिसाब से हमें करना है। तो जैसे प्रॉब्लम क्या है, प्रोसेस ऑफ मीट प्रोडक्शन थ्रेटनिंग परमानेंट डिग्रेडेशन ऑफ लैंड और नेचुरल वाटर रिसोर्सेज। तो हम ट्रेडिशनल तरीके से वेस्ट मैनेजमेंट वगैरह पर हम काम करेंगे, है ना, इस तरीके से हम अपना फोकस करेंगे। सो वी डोंट वांट टू
डिपेंड ऑन दैट, है ना, हम अपने तरीके से विल डू अवर ओन स्टाइल, ठीक है। इसके अलावा क्लाइमेट एनर्जी ट्रांजेक्शन में हमारा और क्या एक्शन हमें देखने को मिलेगा। इंडिया नीड्स एक्सपेक्टेड टू ग्रो 2 to 2.5 टाइम्स बाई 2047। हमारी जो बिजली की एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो लगभग 2 से 2.5 गुना बढ़ने वाली है 2047 तक। मिशन लाइफ, है ना, सरकार जो है मिशन लाइफ क्या है, बेसिकली एक सस्टेनेबल तरीका है कि आप अपने यहाँ पर अपने लाइफ के अंदर एनवायरमेंट फ्रेंडली चीजों को अडॉप्ट करें, कि आप अपनी जरूरतों को भी पूरा करते रहे, साथ ही साथ एनवायरनमेंट को भी ना नुकसान ना पहुंचे। तो लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट वो हमें अपनाना है। तो मिशन लाइफ इनवाइसेस द मास मूवमेंट टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज, ताकि लोगों को उसके बारे में पता चले, जागरूक हो सकें, और लाइफ मिशन के तहत हम लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट हम अपनी अडॉप्ट करें। वॉलंटरी इन्वायरमेंट एक्शन सच एज ग्रीन क्लाइमेट प्रोग्राम, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम सरकार शुरू कर रखी है। सोवरेन ग्रीन बॉन्ड हम लोग जारी कर रहे हैं, लगभग 16,000 करोड़ रुपए का जनवरी फरवरी में इशू किया गया था 2023, फॉलोड बाय 20,000 करोड़ इन अक्टूबर दिसंबर, है ना। तो 16,000 करोड़ रुपए इशू किया गया था जनवरी फरवरी में 2023 में, फॉलोड बाय 20,000 करोड़ जो कि अक्टूबर दिसंबर 2023 में आया था। तो 16 32,000 करोड़ का हमारा ग्रीन बॉन्ड फंड्स आ चुका है, और इस बॉन्ड के थ्रू जो हमने पैसा उठाया वो एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स में हम खर्च करेंगे। इंडिया हैज लेड सेवरल इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स लाइक इंटरनेशनल सोलर एरियाज, उसका हेडक्वार्टर हमारे यहाँ है, टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज मिटिगेट बिल्डिंग एंड रेजिलियंस, ठीक है। तो इनके हिंदी प्रेजेंटेशंस आ चुके थे, तो हिंदी वाले मैंने ऐड कर दिए, बाकी के भी मैं ऐड कर दूंगा, टेंशन मत लीजिए। क्लाइमेट एक्शन इन इंडिया की अगर बात करें, हाउ मिशन लाइफ कैन टेकल द क्लाइमेट चेंज, है ना। तो इसमें अगर बात करें मिशन लाइफ में, मेनी स्मॉल एंड कंसिस्टेंट छोटे प्रो प्लांट एक्शन लेकर हम सस्टेनेबल लाइफ को अडॉप्ट कर सकते हैं। मिशन लाइफ ऑफर करता है 75 ऐसे लाइफ के तरीके इंडिविजुअल जो व्यक्तिगत तौर पर हम लेकर एनवायरनमेंट की तरफ फोकस कर सकते हैं। मिशन लाइफ प्रमोट करता है कल्चरल इकोनॉमी, रीयूज ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, माइंडफुल कंजम्पशन, सही तरीके से चीजों को प्रयोग करें, एनवायरनमेंट फ्रेंडली तरीके से काम करें। तो ये यहाँ पर हमें रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक। और अगर हम बात करें तो आई थिंक इस पर हमने बात किया कि क्लाइमेट चेंज पर, हमारे ट्रांजिशन पर इतनी हमारे पास सोलर एनर्जी कैपेसिटी है, भी हमने डिस्कस किया। हाँ, वेस्टर्न अप्रोच हम पर थोप नहीं सकते, ये भी हमने डिस्कशन किया है, ठीक है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमने बात की, ये सारे हमने पॉइंट्स डिस्कस कर लिए ऑलरेडी, ठीक है। तो ये थे फ्रेंड्स मेजर पॉइंट्स, है ना। मैं इंग्लिश हिंदी का देख रहा था तो वो यहाँ पर, हाँ, फार्मेसी वाला हमने नहीं कवर किया, फार्मेसी पर बात कर लेते हैं। इंडियाज फार्मेसी टू द वर्ल्ड, हम पूरे दुनिया की फार्मेसी और हमारे यहाँ पर बनी हुई दवाइयां पूरी दुनिया में वर्ल्ड लेवल पर सप्लाई होती हैं। सो इंडियाज फार्मास्यूटिकल मार्केट वैल्यूड एज 50 बिलियन करंटली, हमारा जो दवाइयों का जो बाजार है वो 50 बिलियन है, और हम दुनिया के तीसरे सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं। दुनिया में लगभग 8 आउट ऑफ 20 ग्लोबल जेनेरिक कंपनीज बेस्ड इन इंडिया, 20 में से लगभग 8 जो इंपॉर्टेंट कंपनी है जो ग्लोबल की, वो हमारे यहाँ है। लगभग 12,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र हैं जो कि हमारे यहाँ पर सभी डिस्ट्रिक्ट्स में आपको देखने को मिलेंगे। तो दवाइयों के मामले में भी हम बेटर करते हुए आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हमने डिस्कस कर रखे, वही सारे पॉइंट्स यहाँ पर है, इसका हिंदी वर्जन मिल जाएगा तो मैं ऐड कर दूंगा। एंड दिस इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी, जो पूरे इंडियन इकोनॉमी का सर्वे के अंदर जो सारी बातें मैंने आपको बताई, उसमें सारे जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स एक इस ग्राफ के अंदर, बहुत ध्यान से देखिए। इसको आप देखेंगे, आपको सारी पिक्चर एक जो है कहते हैं ना, एक रिकैप आता है, ये रिकैप है। देखिए क्या है, जीडीपी ग्रोथ रेट पे अगर मैं पूछूं, इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट में जीडीपी ग्रोथ रेट का प्रोजेक्शन कितना रखा गया फ्रेंड्स, तो 6.5 से 7% के बीच में हमारी जीडीपी फोरकास्ट प्रोजेक्टेड है। राजकोषीय घाटे का लक्ष्य कितना रखा गया, फिस्कल डेफिसिट 5.6% 2023-24 के लिए। फॉरेक्स रिजर्व हमारा रहा 646.4 बिलियन यूएस डॉलर 2023-24 में। ये सारी बातें अभी मैंने आपको दिखाई थी। इसके अलावा फूड ग्रेन प्रोडक्शन 328.9 मिलियन टन हमारा रहा 2023-24 में। इंडस्ट्री की ग्रोथ 9.5% 2023-24 के लिए। सर्विस सेक्टर 7.6% जीडीपी ग्रोथ रेट साथ 2023-24। कैपिटल एक्सपेंडिचर 3.2% हमने बढ़ाया 2023-24 के साथ। और फॉरेन ट्रेड की अगर बात करें, फॉरेन ट्रेड हमारा जो रहा, इंपोर्ट की अगर बात करें तो 675, ये हिंदी में भी है, ठीक है, तो 675 बिलियन यूएस डॉलर, और ये हमारा रहा 437.1 बिलियन यूएस डॉलर। तो फॉरेन ट्रेड भी हमारा एक बड़े लेवल पर हमें देखने को मिला, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा ये पूरा एक स्क्रीनशॉट आपको देखने को मिला, पूरा डिटेल। अभी मैं फिर से बता दूं, इसके 14 चैप्टर्स हैं, है ना, 13 चैप्टर्स हैं, इस बार 13 चैप्टर्स आए हैं। तो उन चैप्टर्स को एक एक धीरे धीरे करके मैं आपके साथ कवर अप करूंगा, पार्ट्स में मैं और आपके लिए सेशंस ले आऊंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स सारे पॉइंट्स आप सभी लोगों को अच्छे से क्लियर हैं।
मिलते हैं रात को 8 बजे वंस अगेन थ्रू द बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक टाइम्स एंड फाइनेंशियल एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के थ्रू। तो मैं डेली आपके साथ न्यूज़पेपर कवर अप करता हूं, तो मिलेंगे रात को 8 बजे। सेशन की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही करते हैं। और इसके अलावा आप मेरे साथ जो है और बैचेस कवर अप करना चाहते हैं, मेरा लक्ष्य फाउंडेशन बैच आप कवर कर सकते हैं। 150 घंटे से ज़्यादा इकोनॉमिक, बैंकिंग, फाइनेंस, करंट अफेयर्स, प्रैक्टिस बैचेस हैं, IBPS, RRB, PO क्लर्क वगैरह के बैचेस हैं, टेस्ट सीरीज है, ये सभी चीज़ें आपको मिल जाएंगी बैंक महापैक के अंदर, जिसके थ्रू आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं बाय यूजिंग कोड Y856, इससे आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप कर सकते हैं। तो ये सारे कोर्सेस, ये सारी चीज़ें आपको एक ही जगह, वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल। इसी के साथ अभी के लिए इतना करते हैं फिलहाल। कल मैं आपके लिए बजट का भी सेशन ले आऊंगा, तो बजट भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको ये सारे डेटा याद भी करा दूंगा विद द MCQs। ठीक, चलिए अभी के लिए इतना करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा।